दाढ़ी में नेटवर्क नहीं आता। हाँ मैम नमस्कार। नमस्कार आप सभी को। हाँ नमस्कार मैम नमस्कार। जरा 30 होने वाले हैं हम। मैं पहले अपना एक अर्थ सूट डे पे अपना कुछ विश्लेषण टिप्पणियां रखूंगा, फिर उस पे हम हमारा एक चिंतन के रूप में आज का सेटअप रहेगा कि आखिर हम क्या कर सकते हैं इस बात को करने के लिए। तो सभी उस लेवल। नमस्कार। ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत के इस एपिसोड में आज एक अहम दिन है महिलाओं के लिए, विशेष तौर से मदर्स डे है। और चूंकि भारत में पृथ्वी को भी मां माना गया, इसलिए हमने आज का दिन अहम चुन करके 14 मई के दिन को, मदर डे के दिन को, हमने वर्ल्ड अर्थ फूड डे को मान करके और हमने सोचा कि आज इस पे डिस्कशन किया जाए। वैसे 22 अप्रैल को पृथ्वी के ऊपर चिंतन करते हैं, लेकिन ये मदर डे जो है अर्थ फूड डे के हिसाब से एक माँ किस तरह से अपने बच्चों को भोजन खिलाएगी और भोजन की क्या व्यवस्था है इस पृथ्वी पर, इसी बात को आज चिंतन लेकर के हम खड़े हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं टिप्पणी सन वाइज, ईयर वाइज कैसे कैसे अर्थ सूट डे चेंज होता रहा, शिफ्ट होता रहा। तो पहले तो अर्थ सूट डे थोड़ा जो भी नए जुड़े हैं उनसे बता दूं कि अर्थ सूट डे वो दिन है जो उस दिन इस पृथ्वी के ऊपर नेचुरल रिसोर्स जितने हैं, कुछ रिसोर्स तो धरती में पेट्रोल वगैरह वो नहीं, जो नेचुरल रिसोर्स हैं जो रिन्यूएबल है, तो बार बार जैसे आपने किसी चीज को, पेड़ है पौधे हैं, इनको वापस फोड़ा तो वापस फूल गए फल गए और उसको आदमी खाता रहता है ह्यूमन बीइंग के लिए। वो नेचुरल रिसोर्स का कितना कोटा है, तो कितने दिन, 12 महीने का इसमें, यानी इस पृथ्वी पर मानव 12 महीने तक क्या खाता पीता है, क्या उसके लिए ये संसाधन है, नेचुरल रिसोर्स उपलब्ध है। आज इस बात का हम चिंतन करेंगे। कौन सा देश क्या खा रहा है ये भी देखेंगे और क्या स्थिति है ये हम पता करेंगे। सन 1970 से हमारे पास डेटा है, 70 से लेकर के 2023 में किस किस तरीके से एक महीना पूरा, तो 71 में 25 दिसंबर था, यानी 12 महीने में से हमारे पास में 6 दिन का कोटा कम था। 72 में 14 दिसंबर था, 73 में 1 दिसंबर था, 74 में 2 था, 75 में 4 था, यानी दिसंबर के महीना हमारा जो था 5 साल में पूरा हो गया। 5 साल 75 तक हम बढ़े तो दिसंबर का अर्थ सूट डे आगे बढ़ गया, यानी हमारे पास 11 महीने का ही खाने की चीज रही। फिर बाद में 76 से लेकर के 86 तक 11 साल में हम नवंबर महीने का पूरा कोटा खत्म कर गए। इस साल जो है वो 27 जुलाई है, तो नवंबर का हम 77 से 86 तक कोटा खत्म कर बैठे। अब 87 से लेकर के 99 तक हम अक्टूबर तक का कर बैठे, यानी धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं। पृथ्वी की कुछ तो उपजने की कैपेसिटी कम हो रही है, कुछ जनसंख्या बढ़ रही है, कुछ नेचुरल इम्पैक्ट है, वातावरण है, उपजाऊ है, ये सारी चीजें बढ़ते बढ़ते हम 99 तक, हम अक्टूबर तक का कोटा खत्म कर गए। 2000 से 2004 के अंदर सितंबर पूरे को खा गए हम, और 5 से लेकर 17 तक है, 12 साल में हम अगस्त का पूरा ढांचा खत्म। यानी हमारे पास में 2018 से 23 तक जो 27 जुलाई है अभी आएगी है, ये हमने जुलाई तक का कोटा लगभग खत्म कर दिया। यानी 6 महीने का हमारे पास में राशन पानी कम है आदमी के लिए। नेचुरल पृथ्वी जो उपजती है उस उपजे को पर आदमी को जिस तरीके से चाहिए उसके हिसाब से उसके अंदर 6 महीने का एवरेज पूरी पृथ्वी का जो है वो कोटा कम है। अब इसका नाप तोल है वो बायो कैपेसिटी से नापते हैं। बायो कैपेसिटी जो है वो है ग्लोब हेक्टर पर पर्सन जो 1.6 है,
और प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल, यानी बायोलॉजिकल जो मटेरियल है उसका प्रोडक्शन क्या, उसको बायो कैपेसिटी कहते हैं। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को हम ह्यूमन इंपैक्ट, यानी जो हम खाते पीते हैं और खत्म कर देते हैं, वो उसको कहते हैं। इनके भाग देने के बाद में 365 से मल्टीप्लाई करने के बाद में आज की तारीख में हमें 1.7 पृथ्वी चाहिए, 2.25 पृथ्वी चाहिए। आज का जो पोजीशन है वो ये है। अब देश किस तरह से खत्म कर रहे हैं, इस बात के ऊपर आप घनश्याम जी नोट करना, क्योंकि देशों के अंदर हम ये जांचना चाह रहे हैं कि कौन देश, जैसे फरवरी के अंदर दुनिया के 2 ऐसे देश हैं जो फरवरी 1 जनवरी को तो यह चालू होता है, फरवरी को ही खा के पूरा कर देते हैं। कोई एक तो 13 फरवरी को खत्म कर देता है, एक 15 फरवरी 16 फरवरी को खत्म करता है। वो देश है लुक्समबर्ग और कतर। यानी कतर और लुक्समबर्ग ऐसे देश हैं जो फरवरी, आधी फरवरी में ही अपना खुद का जो है कोटा खत्म कर लेते हैं। अपने देश का एरिया है, उसके अंदर जो प्रोडक्शन है, उसमें आदमी जो खाता है। अब मार्च के अंदर कौन कौन से देश हैं जो मार्च में ही खत्म करके बैठ गए? ऑस्ट्रेलिया है, बेरीन है, बेल्जियम है, कनाडा है, कुक आइलैंड है, डेनमार्क है। यहाँ मैं ध्यान देने वाली बात ये कह रहा हूं कि डेनमार्क, फिनलैंड, ये हमारे हैप्पीनेस इंडेक्स में है, जिनको हम कहते हैं कि ये बहुत खुशहाल देश है साहब, ये तो बड़ा मौज करते हैं, ये दुनिया के रिसोर्स पे मौज करते हैं, बाहर से मंगा के चीजें। डेनमार्क है, इस्टोनिया है, फिनलैंड है, कुवैत है, मंगोलियन है, ट्रिनिडाद है, टोबैगो है, यूएई और यूएसए। यानी अमेरिका भी मार्च में अपना पूरा कोटा खत्म कर लेता है, सब बाहर से आते हैं सारी चीजें। उसके बाद में अप्रैल है, अप्रैल के अंदर वर्ल्ड फूड डे इन लोगों का है, ऑस्ट्रेलिया का, बरमुंडा का, भूटान का जो अपने पड़ोस में है, बुरेनी का, चेक रिपब्लिक का, आयरलैंड का, कजाकिस्तान का, कोरिया का, लिथुआनिया, माल्टा, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और रूस। और रूस भी इसके अंदर अप्रैल में अपना दुकान, ये इनके पास में दूसरे कोटे तो है, सेल गैस है, दूसरे हैं, लेकिन ये आदमी के खाने की, पृथ्वी के जो चीज है उसका जो है इनका अर्थ फूड डे है, वो इसमें अप्रैल में अपना कोटा खत्म करके ये बैठ लेते हैं लोग। ये फिर दुनिया का खाते हैं, इधर उधर का लेकर के, इनके पास में है। और अप्रैल में सऊदी अरबिया है, सिंगापुर है, सोलोनिया है, स्वीडन है और तुर्कमेनिस्तान है। ये देश अप्रैल में अपना कोटा पूरा करके और बैठ जाते हैं। मई में जो देश हैं वो है एंटीगिया, अरेबिया, बर्मास, बर्बोडेस, बेलारूस, बोस्निया, चिली, क्रोएशिया, साइरा, फ्रांस, ये मई में खत्म कर लेता है। पोलैंडिया, जर्मनी भी खत्म कर लेता है मई में, ग्रीस ये भी कर लेता है, हंगरी, इजराइल, इस इजराइल को हम लोग कहते हैं कि बहुत वो हो रहा है, उसमें फ्रूट हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, तो ये भी मई में अपना कोटा क्लोज कर लेता है। इटली, जापान भी कर लेता है, मंगेशिया, मोंटेग्रिया, मोंटेसराट, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्पेन, स्विट्जरलैंड और यूके, ये अपना कोटा मई में खत्म कर लेते हैं। जून के जो देश हैं वो है अर्जेंटीना, बुल्गारिया, चाइना। चाइना जनसंख्या वाइज ज्यादा है तो अपना कोटा जून तक चलाता है। चाइना कैसे मैनेज करता है, ये भारत के लिए सीखने वाला मुद्दा है कि चाइना किस तरीके से जो है जून में एंटर हुआ है। और ग्वेनिया है, ईरान है, लीबिया है, मॉरिशस है, साउथ अफ्रीका, तुर्की है। ये देश जो है जून में अपना वो इनका जो है अर्थ फूड डे होता है। जुलाई के अंदर बोलेनिया, स्विट्जरलैंड, मेडेकिया, सर्बिया, सुरिनाम, टोंगा, ये जुलाई में खत्म कर लेते हैं। अब अगस्त वाले, अब ये देश, क्योंकि हम जुलाई में पहुंच चुके हैं, जुलाई का वर्ल्ड का एवरेज आ चुका, अब अगस्त वाले जो देश हैं वो इनको फुलफिल कर रहे हैं। कोस्टा रिका, टूजीबिटिया, रोमानिया, एस्टोनिया, फिजी, ग्रेनेडिया, सोमालिया, यूक्रेन भी जो है वो अगस्त तक का कोटा चलाता था, अब तो इनका क्या हाल होगा। और वेनेजुएला है, सितंबर तक खींच लेते हैं ये। ब्रिटिश वेनगिन, पेरू, सेंट लूसिया, थाईलैंड हमारे पड़ोस में है, ये मछलियां खाता होगा और कैसे चलाता होगा, वियतनाम वगैरह, ये सितंबर तक ले लेते हैं। अक्टूबर में आर्मेनिया, अजरबैजान, इल सिनोबडान, गोना, गैबोन, गाना और उज्बेकिस्तान। नवंबर के ये देश हैं जिनको हम अच्छा मान सकते हैं, अल्बानिया, कोबो वर्डा,
कोलंबिया, क्यूबा, रोमानिया, इजिप्ट। इजिप्ट जो है ये तेल वाली कंट्री भी कई जगह, कतर तो बहुत पहले फरवरी में कर गया, लेकिन इजिप्ट कुछ आगे बढ़ा है। गियाना, ग्वाटेमाला, गुनिया, इराक। इराक में भी तेल है, लेकिन ये नवंबर तक अपना कोटा अपने देश का चलाता है। जहां जहां युद्ध लड़े गए हैं या जो भी है वो देश आगे आए, जॉर्डन और सोलोमन। अब दिसंबर के अंदर जो है, जिसमें बेनिन है, चाड है, इक्वाडोर है, इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया अपने और जमाइका है। जमाइका सबसे लास्ट में, दिसंबर का सबसे लास्ट जो है जमाइका है। और माली और म्यांमार हमारे पड़ोस का देश है, सूडान है। तो हम ये देख रहे हैं कि इस तरीके से 12 साल में 1 महीना आगे खिसक रहा, लगभग ऑन एवरेज 11-12 साल में हम आगे खिसक रहे हैं। 70 के बाद में जो मैंने डेटे उतारी उसके हिसाब से। और ये देशों के अंदर जो भी देश, इस तरह के देश हैं जिनके पास पैसा है, जिनके पास बहुत कुछ साधन है, वो देश जो है वो उनका ये डेट जो है वो आगे है। अब चिंतन का विषय ये है कि क्या ये पृथ्वी 1.7 तक तो हम पहुंच चुके हैं सारे एवरेज से, क्योंकि हमारी 27 जुलाई जो है, ये जो 27 जुलाई आ रही है, ये 27 जुलाई हमारी जो है अर्थ शूट डे है। पिछली बार 28 थी, इस बार की 27 है। ये कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया, बायो कैपेसिटी और इसमें जो फुटप्रिंट है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, इनके फॉर्मूले हैं, इनसे निकाल करके 365 दिन का भाग दे के एवरेज। अब एवरेज ऐसे निकलता है कि कई देश तो ये चार्ट वगैरह ये बेचारे ये तो दिसंबर तक का अपना चला रहे हैं। फरवरी में कतर को पूछो कि ये फरवरी में अपना पूरा ढांचा खत्म करके दुनिया के ऊपर पड़ रहा है। अब ये WTO नहीं होता, या ये समझौते नहीं होते, या हम इंटरनेशनली अपने दुनिया एक ग्लोब एक जगह नहीं होती, तो आखिर ये क्या होता? क्या पृथ्वी के अंदर जीव जंतु जहां है वो मर जाते? अच्छा, दूसरा मैं रिपोर्टें पढ़ रहा था, कहीं उसके अंदर यह हुआ कि हमने जीव जंतुओं का बहुत बड़ा खात्मा कर दिया। कुछ तो पृथ्वी के ऐसे रिसोर्स है रिन्यूएबल जो पैदा हो रहे हैं और हम खा रहे हैं, लेकिन जीव जंतु के अंदर क्या है कि जैसे मछली है तो उसका पूरा प्रजनन वही नहीं, उसके पहले खा गई तो वो नई मछली पैदा नहीं हुई। इसी तरह से हमें खाने के अंदर ये ध्यान रखने की बात है कि हम किसी छोटे बच्चे को तो नहीं खा रहे हैं, जिसने प्रजनन करके, या बूढ़े को खा रहे हो तब तो ठीक है, वो तो मरना उसको और आपने खा लिया और अपना पृथ्वी का जो भी जीवस्य भोजनम में आपने कुछ कर लिया। लेकिन हम आंख मीच के शिकार करते हैं। हमारा जो पृथ्वी का सेटअप है, उस सेटअप के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कंट्रोल नहीं है जिस कंट्रोल को हम जो है उस तरीके से कर पाए। यानी इस पृथ्वी को चलाने के लिए लगभग 2 पृथ्वी की अभी जरूरत महसूस हो रही है। 2 पृथ्वी हो तब ये कतर वगैरह ये दूर से फुलफिल हो। अब ये जो देश है, जो हैप्पीनेस इंडेक्स में मैं नाम पढ़ रहा था, डेनमार्क है, फिनलैंड है, ये देश मौज तो बहुत कर रहे हैं और इनके डेटा भी अच्छे हैं। डेनमार्क के अच्छे, दूध बहुत हो रहा है, सब कुछ है, लेकिन पूरे रिसोर्स जो है, रिसाइकल का रिसोर्स जो है अर्थ उसके अंदर फिनलैंड और कुवैत है, ये यूएई और यूएसए ये मार्च में ही अपना खत्म कर देते हैं। यूनाइटेड स्टेट मार्च में अपना ढांचा खत्म कर लेता है, यूएई भी खत्म कर लेता है। तो ये जो फरवरी और मार्च में देश जो है वो अपना पूरा रिसोर्स जो है वो खत्म कर लेते हैं। इनकी इतनी जनसंख्या भी नहीं है, इनके पास क्षेत्रफल भी बहुत है, यूएस वगैरह के पास में, यूएई के पास एक चिंता में हिसार से मैडम नमिता जी जुड़े हुए होंगे शायद, देखूंगा अभी जुड़े थे, बीच में लेफ्ट कर गए थे, वापस आए हैं। घनश्याम, मैं आपके सामने ये सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि इस दुनिया को या तो हम ट्रेनिंग दें, जो भी हम ग्लोबल वार्मिंग पे या एनवायरनमेंट पे काम करने वाले या सोशल एक्टिविस्ट के लोग के कि क्या खाएं और कितना वेस्ट करें। तो यू आर नॉट ऑडिबल, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? मैम नमिता जी के पास कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही है। क्यों घनश्याम जी, आप माइक खोल के देखिए, आवाज आ रही है क्या मेरी? क्या मिस हो रही है? आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। तो मैम आपका कोई नेटवर्क इश्यू है फिर। चलो ठीक है। अब तो मैं ये कह रहा था
कि हमारे सीधे साधे सवाल हो जो आम लोगों के समझ में आ जाए। हम बायो कैपेसिटी क्या है, फुटप्रिंट क्या है, इनकी जोड़ बाकी क्या है, किस तारीख को ये आया, ये तारीखें जो है वैज्ञानिकों ने निकाली है, उन तारीखों को हम जरूर रखें, फॉलो अप करें कि भाई 1970 में क्या तारीख थी, 1971 में 25 दिसंबर थी, और धीरे धीरे करते हम 27 जुलाई पहुंच गए इसमें। तो ये किस तरीके से पहुंच गए इसमें, जब 11 महीने में नवंबर का महीना पूरा खत्म कर लिया, 4 महीने में जो है सितंबर पूरा खा गए, 12 महीने में अक्टूबर खा गए, और फिर 12 महीने में हम अगस्त पूरा क्लोज कर गए। इसी तरह से हम 7-8 महीने में जुलाई क्लोज करेंगे, हो सकता है कि हम कतर के बराबर फरवरी और वहां पे पहुंच जाए। इन सारी बातों के ऊपर यदि हम केंद्रित होकर के और बात करें कि इतना जीव जो रिसोर्स पृथ्वी जो रिसाइकल में पैदा कर रही है उन्हीं को हम खाते हैं और वापस पैदा हो जाते हैं, इसी से आदमी जिंदा है। जब आदमी उस लेवल से जिंदा है, जो उसको जो खाने के लिए चाहिए, जीव जंतु पेड़ पौधे जो भी खा रहा है, या हमारी हैबिट चेंज की जाए, जो हम कुछ चीजें ऐसी खा रहे हैं उन चीजों के बजाय कोई और नई चीज, कोई ऐसी वो जो पृथ्वी पैदा करे, तब वो वाटर ये इसका जो है अर्थ फूड डे काउंट होगा। तो ये सारे इन बातों के ऊपर हम 1 बाय 1 साथियों से लेंगे। तो घनश्याम जी आप अपना व्यू पॉइंट 5 मिनट में रखिए, फिर मैं रूपचंद जी को ले लेता हूँ, फिर मैम का शायद कोई प्रॉब्लम है तो मैम को मैं बाद में देखता हूँ, मैं ढूंढता हूँ। घनश्याम जी आप अपना फोन चालू करें, बाकी नेट फोन सारे बंद रखिए। हाँ जी, नमस्कार सभी को। जैसा कि अभी आज मदर्स डे पर पृथ्वी का जो ओवरशूट डे है, इस पर चर्चा रखी है ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत ने। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है पर्यावरण के दृष्टिकोण से और मानव के एग्जिस्टेंस के दृष्टिकोण से। ये पृथ्वी ग्रह ही एक ऐसा ग्रह है जो जीवों के लिए, जिंदा रहने के लिए सारी चीजें, पर्यावरण भी प्रोवाइड करता है, और उस जिंदा रहने के लिए डे टू डे जो जीव को जरूरत होती वो चीजें सारे वो इस पृथ्वी से जीवों को मिलती है। इसमें सारी आती है, पानी की व्यवस्था है, हवा की व्यवस्था है, जंगल है जहाँ से हम लकड़ी वगैरह वो लेते हैं, फसल है, जो भी जमीन ऐसी जहाँ से हम खेती बाड़ी और सब्जी, अनाज, फल फ्रूट वो सारे लेते हैं, और मछली और समुद्री जीव जंतु जिनको हम यूज करते हैं। तो ये जो वातावरण है पूरे इस प्लेनेट का, वो हर जीव को इतना अधिकार है कि वो इस पृथ्वी से लेता है, और बदले में वो पोल्यूशन हर जीव भी करता है। लेकिन उसकी जो लिमिट है कि जो चीजें हम यूज कर रहे हैं, जो हम चीजें काम में ले रहे हैं, इतनी उस लिमिट में लेके, जैसे मान लो 1 टन अपन ने लकड़ी काम में ली और 1 टन लकड़ी वापस पैदा हो गई, तब तो ये लिमिट में ही रहा है। जैसे मान लो अनाज वगैरह पृथ्वी ने जितना पैदा किया, और वो हमने पूरे अगले जो टाइम आएगा पृथ्वी के उत्पादन करने का, जिसे हम ये वो टाइम कहते हैं ना, खरीफ की, रबी की, ये जो फसल, यानी जो नेक्स्ट टाइम जो आता है, उस पीरियड में अगर हम यूज करते हैं उसी टाइम में, तब तो हम सस्टेनेबल रहते हैं। लेकिन ये 1970 के बाद जो मनुष्य का जो लेने की जो वो उपभोग करने का जो पैटर्न है वो बढ़ गया। जो अभी हनुमान जी ने बताया कि जो चीज दिसंबर तक चलनी चाहिए वो अब इस साल 27 जुलाई आ गया है, जुलाई तक हम उसको पूरा खत्म कर देते, तो वो ओवरशूट डे हो गया कि जो बाकी के दिन है वो ओवरशूट है। यानी हम भविष्य की जो चीजें हैं जो हमारे बच्चों के लिए और अन्य जीव जंतुओं के लिए जो होनी चाहिए उसके हिस्से के हम खा जाते हैं। तो ये सस्टेनेबल नहीं है किसी भी दृष्टिकोण से। अब इसमें कई लोग कारण जो इसका पूछते हैं, तो कई तो जनसंख्या का कारण बता देते हैं, अति उपभोग का भी बताते हैं, और देश के हिसाब से देखते हैं तो कोई देश फरवरी में ही अपना कोटा पूरा कर रहा है, यानी बाकी जो 10 महीने हैं वो दूसरों पर डाल रहे हैं प्लेनेट पर, और बाकी जो दूसरे जनसंख्या है उनके हिस्से का वो काम में ले लेता है। तो इसका जो हम ये समझते हैं कि ये जो समस्या इतिहास में कभी नहीं थी कि वो ज्यादा उपयोग कर लेता है, और ये आई जब से ये इंडस्ट्रियल युग आया है
और हमने जो हमारी धारणा है वो सारी बदली। खासकर विकास की जो हमारी धारणा है वो एक हमने मनुष्य के फेवर का जो विकास होता है, जो एक्टिविटीज होती है, उसको हम प्रोग्रेस मानते हैं, विकास मानते हैं, समृद्धि मानते हैं। और कुदरत के द्वारा किया गया विकास है उसको हम जीरो वैल्यू मानते हैं। और इसके साथ वो मार्केट का दर्शन भी इसके लिए जिम्मेवार है, अति उपभोक्ता के। बाजार का दर्शन वो क्या करता है, उसमें धन को, एक धन की जो कैपेसिटी मान्यता है वो भी हमारे पूरे मानव समाज की गलत बन गई। हम धन दौलत नोट को मानते हैं, पैसों को, मुद्रा को, जिसके जरिए जो टूल है बाजार को, बाजार मैकेनिज्म है, जो बाजार व्यवस्था उसका टूल है मुद्रा, जिसके जरिए चीजों की अदला बदली होती है। और जो वास्तविक जो धन है वो तो हवा पानी, जो प्राकृतिक संसाधन, जिसे अपन ये कह भी रहे हैं ना कि बायो कैपेसिटी, यानी पृथ्वी की जो बायो कैपेसिटी है जो वो उत्पादन करती है। रियल में धन वो है, वास्तव में धन ये है। मनुष्य की धारणा ही गलत बन गई कि मैं नोट मुझे इकट्ठा करना चाहिए और नोट के जरिए मुझे बाजार की व्यवस्था से हमें सारी सुविधा मिल जाएगी। तो ये दर्शन क्या करता है, अति उपभोग की तरफ ले जाता है। तो इस पर हमें विचार करना पड़ेगा और इसका कोई सिस्टम बाजार व्यवस्था का, और ये जो धारणा है मनुष्य की धन ये मुद्रा है, नोट है, डॉलर है, ये गलत धारणा है, ये आभासी है। रियल में जो बायो जो कैपेसिटी है इसकी प्लेनेट की, वो ठीक है घनश्याम जी, आपके भाव आ गए कि बायो कैपेसिटी को रूपचंद जी मैं आपको लूं कि बायो कैपेसिटी तो फिक्स है, पृथ्वी तो अपना फिक्स है ही। फुटप्रिंट जो है मानव का, या तो मानव को हम खत्म करें या बायो कैपेसिटी को बढ़ाएं, या हमारे मानव का कंजप्शन घटाएं, हैबिट्स चेंज करें, कम खाएं, कम करें, कोई ऐसा रास्ता कौन सा अपनाएं? क्या थीम मानते हैं आप? क्या ये पृथ्वी 1.7 तो अभी नीड होने लग गई है, जुलाई 27 तक हम पहुंच चुके हैं। ऐसी स्थिति में जो ये ढांचा बना है ये इतना सीरियस है कि हम इन बातों के ऊपर गहराई से जा नहीं पाते हैं। और आज मदर डे के ऊपर इस पृथ्वी माता की जो बायो कैपेसिटी है, उपजाऊ क्षमता है, वो भी कम हो रही है। तो कौन सा क्या सिस्टम हो, क्या 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 ये जो भी मैंने जैसे देशों के नाम पढ़े, वो सारे के सारे देश जो कैपिटल को कलेक्ट करने वाले, जैसा घनश्याम जी बता रहे थे कि कैपिटल के कलेक्शन करने वाले की होड़ लगी हुई है, बायो कैपेसिटी की होड़ नहीं लगी हुई है कि हम इन पौधों को किस तरह से संजोए या पृथ्वी की कैपेसिटी बढ़ाएं, या किस तरीके से हम ये बायो कैपेसिटी को बढ़ा करके ताकि करें ताकि ये फुटप्रिंट जो है उस तरह से कम हो जाए। तो आप इसके अंदर अपना व्यू पॉइंट क्या देना चाहेंगे कि क्या कौन सी दिशा मानव करे या मरे? दो में से या तो करना है या मरना है, क्योंकि पृथ्वी तो दो होने से इस पृथ्वी के जीव है अपने, या तो हम कम खाएं, कम या मरें, या किस तरीके से करें, तो कौन सी हैबिट सुधारें या वेस्टेज कम करें, किस लाइन में सोचते हैं? क्या थीम आ सकती है जो डॉलर की और पैसे की भागदौड़ के सिवाय बायो कैपेसिटी की भागदौड़ में हम कैसे पहुंचाएं? रूपचंद जी माइक खोलिए। रूपचंद जी आप मेरी आवाज आ रही है रूपचंद जी? नहीं तो मैं मैम को लेता हूं फिर। रूपचंद जी आपको, हाँ खोल दे, ठीक है बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही हेलो, अच्छा। तो जो आपने पहले और घनश्याम जी ने बात की ना, उसमें आप दो शब्दों में इसको सम अप कर देते हैं ऐसे कि प्लेनेट की जो बायो कैपेसिटी है और ह्यूमन का जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है, इन दोनों में गैप बहुत है। और जो गैप आकर कंट्री वाइज बता रहे हैं ना, ये बेसिकली जो वर्ल्ड का कंजप्शन सिस्टम है ना ग्लोबल, उसको ओवरशैडो करने के लिए बता रहे हैं, उसको साइड लाइन करने के लिए या उसको कवर करने के लिए बता रहे हैं, ये जो स्टेट वाइज कंट्री वाइज बताते हैं। मैं इसको सीधा ग्लोबल बात करता हूँ कि 1970 में जो था वो तो जनवरी से स्टार्ट होता था, दिसंबर के एंड में एंड हो जाता था ये, और ये बढ़ते 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 80 में आ गया अक्टूबर, और फिर आ गया 90 में आ गया 3 अक्टूबर, पहले 15 था, 2000 में सितंबर आ गया,
तो इस तरीके से बढ़ता बढ़ता और पीछे आता जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे कतर की एग्जांपल दी आपने कि वहाँ 11 फरवरी को अपना वो उनकी कैपेसिटी जो उनके कंट्री के अंदर उसको वो खत्म कर देते हैं और फिर सारा डिपेंडेंस बाहर पर रहती है और बाहर का एक ही काम है, वो है कि डॉलर की सुपरमेसी चलती है, इसलिए जहां भी डॉलर मिलेगा लोग वहां भेजेंगे और अपना काम उस पर चलाएंगे। इसका जो वे ऑफ निकलता है, पहले 2-3 बातें और कर लेते हैं कि कैपेसिटी तो इंसान ने अपनी खूब बढ़ा ली है, इतनी कैपेसिटी बढ़ा ली है कि ये जो है फूड ग्रेन जो है अपना, ये 2022 में 250 किलो कैलोरीज पर डे आता है। बताओ कितनी फूड है, 250 है। अब 60 में दिए, 60 में ये थी 2360 किलो कैलोरीज। तो एक आदमी के 24 आवर जीने के लिए 24 रखते हैं जो दफ्तर में काम करने वाला, 26 बताते हैं जो फिजिकल काम करने वाला है, और 28,000 kg 28,000 किलो कैलोरीज हमें फूड की एनर्जी अवेलेबल थी, मगर फिर भी लोग भूखे और भूखमरी अफ्रीका में हाथ समझ रहे थे। टोटलिटी में इंसान ने अपनी प्रोडक्शन तो प्लेनेट की खूब बढ़ा दी है, मगर उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका जो वितरण सिस्टम है, वो इतना डिफेक्टिव है कि वो इसको सारा गड़बड़ा देगा। पानी की देख लो आप कि सारी वर्ल्ड का पानी को अगर आप पर कैपिटा में डिवाइड कर लो आप, कि 2001 में बनता था 1816 क्यूबिक मीटर, और 11 में फिर पॉपुलेशन बढ़ते बढ़ते और उधर से पानी गंदा होते होते रह गया 1505 क्यूबिक मीटर, 1545। 21 में आ गए 1486, और आने वाले वक्त में आ जाएगा 1368 क्यूबिक मीटर, जिस पर झगड़े चलेंगे और वार हो। एनर्जी की कंजप्शन देख लो आप, अगर ये देखा जाए कि अमेरिका की कंजप्शन जो है इतनी है कि उसको 5 अर्थ चाहिए। अगर उस एंगल से देखो आप, अमेरिका को 5 अर्थ चाहिए, इतनी कंजप्शन हाई है। ऑस्ट्रेलिया को 4, चाइना को 2.2, और इंडिया की कैपेसिटी इतनी है कि ये भी इसको चाहिए 0.7। अभी अभी लिमिट में चल रहा है, मगर चूंकि अब जो हम डॉलर के में बाहर भेज देते हैं इसलिए हम ओवरशूट में आ जाते हैं। अब क्वेश्चन दिया कि इसका समाधान क्या है। ऐसे आवाज करके आप रूपचंद जी, मैं थोड़ा सा आपको रोक के एक सवाल, मेरा कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूँ। ओवरशूट ये पूरे पृथ्वी का निकाला गया है, यानी पूरी पृथ्वी का जो आदमी है वो सब जोड़ लिए गए और बायो कैपेसिटी जोड़ ली गई। जोड़ने के बाद में डिस्ट्रीब्यूशन इसका कोई फैक्टर नहीं, यानी कहने का मतलब यह है कि जितने लोग हैं उनके लिए जो कुछ भी रिसोर्स हैं पृथ्वी के पास में वो जुलाई तक खत्म हो रहे हैं। जुलाई का उसका डिस्ट्रीब्यूशन तो अमेरिका के पास डिस्ट्रीब्यूशन तो है, अमेरिका मंगा रहा, कतर मंगा रहा है, कतर के पास तो फरवरी में खत्म हो जाता। 11 फरवरी को कतर अपने रिसोर्स खत्म कर देता है और वो तो 11 महीने दूसरों के भरोसे चला रहा। भारत का पॉइंट 8 है, भारत अब सेफ कैपेसिटी में है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर नहीं है। फैक्टर ये है कि प्रोडक्शन आपने बढ़ाया होगा या कुछ भी किया होगा आपने, कुछ भी है, लेकिन पृथ्वी की बायो कैपेसिटी कमजोर हुई है या जनसंख्या बढ़ी है, तो क्या हम इन जनसंख्या को खत्म करें या बायो कैपेसिटी की एवरेज में हम सब खाएं, हमारी हैबिट चेंज करें? कौन सा ऐसा एक आइडिया हो जो आप सोल्व करना चाह रहे थे ना कि भाई आप बात आ रहा हूँ। उसमें 2-3 बातें हैं जो उसमें जहां से हमको स्टार्ट करना चाहिए, ग्लोबल लेवल स्टार्ट हो सकता है, वो ये है हेलो, माइक बंद रखिए आपका सिंगू जी, आप माइक बंद रखिए अपना। अच्छा, इसमें जो मैं कहना चाहता हूं कि 21,000 प्राइवेट जेट हैं वर्ल्ड में,
जो फैमिली के जहाज हैं, फैमिली के, वो कभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जहाजों में या दूसरे में सफर नहीं करते। पहले तो वो फैसिलिटी आप विड्रा कर लो ग्लोबली, और इंडिया में है 330। आप बताओ कि एक आदमी को या एक परिवार को इतना आप राइट दे देते हो कि वो इतना पोल्यूशन और इतना कंजप्शन कर ले एक परिवार के लिए, और बाकी का सबको वो सवार कर दे, क्या ये जस्टिफाइड है लॉजिकली? और जो लग्जरी जेट हैं प्राइवेट, जो समुद्र में घूमते हैं, जहां वो इसका वो लड़का पकड़ा गया था, वो इसका वो एक्टर का लड़का, उसमें प्राइवेट जेट जो हैं वो 10,800 हैं वर्ल्ड में, और इंडिया में है 300। मुद्दा हमारा जो है अर्थ शूट डे पे कंसंट्रेट है। यही जो भी हमारी नेचुरल रिसोर्स है उसमें आदमी के खाने की जो है वो जुलाई में खत्म हो रही है हमारी ना। एक जुलाई के बाद में हम क्या करेंगे? ये जो प्राइवेट जेट हैं, ये तो जो वो एलिमेंट जो वन टाइम यूज वाले उनको इस्तेमाल कर देते हैं नहीं सारा, वन टाइम यूज वाले। वन टाइम वाले हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं अभी, वन टाइम का नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो तो बात ठीक है आपकी। हाँ, जब उनकी कंजप्शन आपका नेटवर्क गड़बड़ है, रूप ली गई है वन टाइम यूज वाले में, और दूसरे में जहां चली गई कि जो फूड वेस्टेज होता है वहां है कि ये जो वेस्टेज ऑफ बायो प्रोडक्ट्स और वन टाइम यूज वाले प्रोडक्ट्स का ये एक माइंड सेट बना हुआ है कि पैसे हैं तो यूज करेंगे। ऐसे ही 2-3 और हैं कि ये जो 7 हैं वर्ल्ड की, वो स्पेस टूरिज्म करवाते हैं कि आपको चांद के आकाश में ले जाएंगे, घुमा के पैसे लाएंगे और पैसे कमाएंगे। और इंडिया में बन रही हैं 3, और सरकार उनको ऐड देती है। इसका मतलब कि आज स्पेस टूरिज्म कोई प्रोडक्टिविटी को देता है, कुछ लोगों को नहीं देता, और वो रोटी भी खाते हैं और नेचुरल रिसोर्स भी कंज्यूम करते हैं, और आकर के वहां खड़ा कर देते हैं जहां आप यशी करने वाले वो पैसे के आधार पर जितना मर्जी नेचुरल रिसोर्स को खत्म कर, और दूसरे जो है वो जाते नहीं वहां पर, उनकी कैपेसिटी नहीं है। अगर यूरोप की जो वेस्टेज और अमेरिका की वेस्टेज या फूड वेस्टेज जो प्रोडक्ट में हो जाती है कि बनने के बाद, वो अगर सारे अफ्रीका को रोटी खिला सकता है, इसका मतलब ये है कि हमारी जो एनर्जी की कंजप्शन, फूड की कंजप्शन और वन टाइम यूज की कंजप्शन, वो जहां चली गई, जहां जिसके पास पैसा हो वो दुनिया को सब कुछ खरीद सकता है, और हमारी माइंडसेट जहां पर गया हो कि जितना हमारे पास डॉलर हो हम दुनिया में अपना दबदबा हर चीज को दुनिया में ला सकते हैं। जब तक इस बात, हाँ ठीक है, दोनों ही बात यहाँ आके अटक रही है कि जिसके पास पैसा है वो चाहे ओवर शूट डे उसका जनवरी हो फरवरी हो, पैसा है वो मौज करेगा, और बाकी पब्लिक जो है जिनके पास पैसा नहीं है वो मरेगी। अब मैं मैम नमिता को ले रहा हूँ। तो मैम नमिता, आप बायोटेक से जुड़ी हुई हैं, आपकी रिसर्च उस डायरेक्शन में जा रही है, बायोटेक्नोलॉजिकली भी आप चाहते हैं कि मल्टीपल में कुछ पैदा हो, पृथ्वी की बायो कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं आप लोग। अब इन सारी परिस्थितियों के अंदर डेट तो आगे खिसक रही है। जी। आपके एफर्ट कहीं काम नहीं आ रहे हैं, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल पे हो रहे हो, चाहे आईसीआर हो, दुनिया के लेवल पे हो रहे हो, बायो कैपेसिटी बढ़ाने के, चाहे आप कोई मेथड ले रहे हो, लेकिन बायो कैपेसिटी आने के बाद में भी फुटप्रिंट की 27 जुलाई जो है हमारा वर्ल्ड शूट डे आ गया, यानी हम इसके बाद में अगस्त का, सितंबर का ये सारा कोटा किसी और का खाएंगे। इसके बारे में आप अपनी क्या राय रखना चाहेंगे, किस दिशा में बढ़ना चाहेंगे, कौन सा सॉल्यूशन है? वेस्टेज कम हो, आदमी मार दिए जाए, या बायो कैपेसिटी बढ़ा दी जाए, क्या व्यवस्था की जाए कि हम जिंदा रह जाए? ये पृथ्वी 1.7 तक पहुंची है, वो पृथ्वी वापस 1 पे आ जाए जो 1970 के पहले थी। यस, एक्चुअली मैंने ये कहना है इस बारे में। आप सभी को प्रणाम। जो हम बात करते हैं कि भाई बहुत ज्यादा हम ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं बेसिकली अपने रिसोर्सेस का, जो कि हमें जो मतलब जरूरत से ज्यादा दोहन हो रहा है हमारी धरती का, जो हमें कम करना पड़ेगा। और कम हम केवल पॉलिसी लेवल पे नहीं कर पाएंगे, हमें अपने इंडिविजुअल लेवल पे ही इस चीज को प्रमोट करना होगा कि हम जो डाइट लेते हैं बेसिकली,
तो उसमें हमारी डाइट को हमें चेंज करना होगा। कई लोग बहुत ज्यादा कहते हैं कि नहीं नॉन वेजिटेरियन है, कुछ वेजिटेरियन है, तो ग्रीन एंड ब्राउन के ऊपर हमें बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। ट्रेवल भी इसमें इंक्लूडेड है, हाउस होल्ड कंजम्पशन है, एनर्जी की बात कीजिए, पर्सनल बिलोंगिंग्स और गुड्स की बात कीजिए, कुछ सर्विसेज की बात कीजिए, एंड फैमिली साइज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। पॉपुलेशन तो हमारी बढ़ ही रही है, पॉपुलेशन कंट्रोल तो हमें चाहिए ही, पर इसके अलावा हमें हमारी जनरेशन को एजुकेट करना होगा कि हम अपना पर्सनल लेवल पे यदि हम अपना फुटप्रिंट कम कर लेते हैं तो हम ऑटोमेटिकली जो हमारा ओवर एक्सप्लॉयटेशन है अर्थ का, वो भी हम कहीं ना कहीं सॉल्व कर पाएंगे। कुछ लेवल तक हम अपने मैं थोड़ा सा मैम रोक रहा हूँ मैं आपको। ये तो आपसे पूर्व दोनों वक्ता वो बोले कि जिनके पास पैसा है उनको जरूरत नहीं है हैबिट सुधारने की। कतर को जरूरत नहीं है, कतर के पास पैसा, तेल बेचता, मस्त रहता, खाता पीता, मौज करता। डेनमार्क को जरूरत नहीं है, फिनलैंड को जरूरत नहीं है। दुनिया को हम कैसे सुधारें? तो बड़ा एक सवाल हमारे सामने खड़ा है कि लोग जिनके पास पैसा मौज कर रहे हैं, आराम से दूसरे देशों का माल खा रहे हैं। इसीलिए UN is responsible to educate each and every person of different countries। वो हर एक कंट्री में उन्हें अपने एक यूनिट एस्टेब्लिश करने की बात करी है, जहां हम करते हैं सॉइल हेल्थ की बात। तो सॉइल हेल्थ के ऊपर भी उन्होंने एशिया रीजन अलग डेवलप किया है, यूरोप रीजन अलग डेवलप किया है। उन सभी को उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आप अपने डाटा कलेक्ट कीजिए जो हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, और उसमें उन डाटा को एनालाइज करेगी UN। FAO बेसिकली FAO की सारी जगह जो यूनिट एस्टेब्लिश करने की बात है कि हर एक कंट्री को एजुकेट किया जाए, और कंट्री शुड क्रिएट कुछ ना कुछ ऐसी पॉलिसी डेवलप करे जिससे कि वो अपने कॉमन मैन को ये बता पाए कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन हम जो कर रहे हैं उसको हमें कम करना पड़ेगा। पैसा सब कुछ नहीं है, हमें अपना माइंडसेट चेंज करने की बात है। हम अपने तक खुश हैं कि नहीं हमारे यहाँ इतना ओवरशूट नहीं है, हम बहुत ज्यादा हमें पृथ्वी नहीं चाहिए, बिकॉज हम कम चीजों में ही बिलीव करते हैं, बहुत ज्यादा खर्च नहीं करते। अब जब पेपर की बात करें, यूरोप में देखिए और किसी भी कंट्री में देखिए आप, वो टॉयलेट पेपर का कितना ज्यादा यूज करते हैं। आप उसको ही एवरेज लगाएंगे तो टॉयलेट पेपर के केस में वाटर से ज्यादा वो टॉयलेट पेपर को यूज करते हैं, और वाटर का कंजम्पशन क्या पेड़ काटने पड़ते हैं उसके लिए, तो बहुत ज्यादा उसमें आप ओवरशूट ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाता है। जितने पेड़ काटेंगे उतना ओवरशूट बढ़ेगा। हम यहाँ पे लेते हैं अपनी फसलें, उसमें यदि हम अपने को रखेंगे, इसीलिए आप जो बोल रहे हैं ना मोटा अनाज, केवल इसलिए नहीं कि वो हेल्थ के लिए ही अच्छा है, वहां पे कहीं ना कहीं वो रिलेटेड है कि वी शुड क्रिएट रिड्यूस अवर अर्थ ओवरशूट, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हम अर्थ का कम करें। हम कितनी ज्यादा हमारे कारखाने हैं फर्टिलाइजर्स का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, वाटर तो हम वेस्ट कर ही रहे हैं इसके अलावा। तो जो भी हमारी पॉलिसीज बनी है कि हमें मॉनिटर करना होगा कि हमारी सॉइल हेल्थ कैसी है, रीजन वाइज एक एक पर्सन को अब डिप्यूट करने जा रहे हैं FAO कि एशिया का एक नेटवर्क डेवलप किया है उन्होंने, वो सॉइल हेल्थ, एशियन सॉइल हेल्थ के ऊपर मॉनिटर करेगा, एंड दे विल क्रिएट कुछ गाइडलाइंस डेवलप करेंगे कि आप इस तरह से करें और इस तरह से ना करें। अभी हम तो पेड़ हम काटते चले जा रहे हैं, केवल हम खेती की जमीन बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, उससे हमारी बायोडाइवर्सिटी भी चेंज हो रही है, और कहीं ना कहीं हम हमारी सॉइल को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। सॉइल इरोजन के थ्रू हमारी जो उपजाऊ भूमि है वो बहक जाती है आए साल बारिश के सीजन में। तो जब वो बारिश के सीजन में बह जाएगी, वहां का प्रोडक्शन कम होगा, तो उसमें आर्टिफिशियली हम डालेंगे फर्टिलाइजर, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर डालेंगे, तो वहां कहीं ना कहीं हमें उसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, और वो भी पॉल्यूशन में ही कंट्रीब्यूट करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन जो हम कर रहे हैं हमारी अर्थ का, वो मेन है हमारी पर्सनल हैबिट से जुड़ा हुआ है। और पर्सनल हैबिट को केवल एक आदमी अपने 4 आदमियों के साथ मिलके नहीं कर सकता, उसमें आइडेंटिफाइड करने की बात है कि जो हमारा नीति निवेश की हमारी जो पॉलिसीज हैं वो हर एक कंट्री को डेवलप करनी होगी। और UN इज रिकॉग्नाइजिंग डिफरेंट कंट्री की आप अपने मृदा मूल्यांकन की बात कीजिए, आप अर्थ ओवरशूट के लिए एजुकेट कीजिए लोगों को। तो हर एक कंट्री में ये एस्टेब्लिश किया जा रहा है, ये नहीं कि कतर के पास पैसा है वो यूज करते चले जाएंगे, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं जाके क्वेश्चन मार्क है। ये सारे के सारे प्रोडक्शन इनके होते हैं, फूड का प्रोडक्शन ये करते हैं अफ्रीका में। तो अफ्रीका में जो इनका फूड प्रोडक्शन होता है, इन्होंने जंगल खरीदे हुए हैं अफ्रीकन कंट्रीज में, उसको ये अपना पर्सनल फुटप्रिंट के फॉर्म में करते हैं। अभी तो ये कंट्री के लेवल पे निकाल लिया, लेकिन वो फुटप्रिंट ये काउंट कराते हैं वहां से
कि भाई हमने वहां पे इतने जंगल लगाए, इतनी जमीन हमारी वहां पे है, तो हम उसको बैलेंस करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यूएन इनको थ्रेट करने की स्टार्टिंग कर दी है कि आपने ओवर एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट कर दिया, आप ओवर दोहन कर रहे हैं धरती का वो निकाल के। तो इसको ये जस्टिफाई करने के लिए जो गरीब कंट्री है मैं एक आपसे और मैं जानना चाह रहा था कि मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, यानी आज मदर डे भी है, यानी हम जीव जंतुओं को जिस रफ्तार से खा रहे हैं ना, तो माँ जीव को खा रहे, मछली को उसने प्रजनन किया ही नहीं, प्रोडक्शन बायो कैपेसिटी उसकी जीरो रही, क्योंकि उसने बच्चा दिया ही नहीं, उसके उसको खा गए इस तरह से। तो इसके ऊपर हम क्या क्या कौन सा एक डॉक्यूमेंट बना करके या किस तरह से यूएन को लिखे भाई ये जो ये चीज, तो वो उसने मदर बनने के पहले ही कई तो ऐसे है कि इसकी मैं रिपोर्ट में ये पढ़ रहा था कि मछली का मैक्सिमम पार्ट कोई कंट्रोल नहीं है, वो मां नहीं बनती उसके पहले ये खा जाता है आदमी जी। और इसी तरह से खरगोश का इनका हाल है। तो इसके ऊपर क्या डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है, या क्या एक जो एनवायरनमेंट पे काम करने वाले लोग हैं इस पे कोई ऐसा एक डॉक्यूमेंट लाए कि भाई क्या करें कि उसको मां तो बनने दो। हाँ, बहुत सारी ऐसी मछलियां हैं जो हमारे यहाँ से जलीय प्राणी हैं जिनको हम पहले खाते थे लोग, वो खत्म हो चुके हैं, उनकी डाइवर्सिटी खत्म हो गई, वो हमें अवेलेबल ही नहीं है। जैसे हमारे यहाँ चीता चला गया क्योंकि उसको अवेलेबल नहीं हुआ, हिरन मार के लोगों ने खाने गया, उसको फूड नहीं मिला, वो वहां से चला गया। आप ये मान के चलिए एक चिकन को तैयार करने में हमारा कितना किलो अनाज लगता है? 8 से 10 किलो अनाज लगता है, ठीक है। और वो 8 से 10 किलो अनाज में कितने लोगों का पेट भर सकता है और एक चिकन में कितना आदमी कर सकता है? तो इकोलॉजी पिरामिड की, एनर्जी पिरामिड की बात करते हैं तो जो भी नॉनवेज डाइट है वो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली हमें हार्म पहुंचाती है और महंगी पड़ती है, वो हमारे फुटप्रिंट को बहुत ज्यादा बढ़ाने का काम करती है, उससे हमारा कम नहीं होता। कि आप 10 किलो अनाज खाने में हमारे कितने हम पूरा महीना निकाल देगा एक आदमी 10 किलो अनाज में, गेहूं की बात करेंगे तो, और वहां पे एक चिकन को एक दिन में खत्म कर जाएगा, एक फैमिली पूरी भी नहीं खा पाएगी एक चिकन की बात करेंगे तो, और वो उसको तैयार होने में 2.5 महीना लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिकली हमारे लिए वायबल नहीं है। जो एनर्जी पिरामिड की बात करते हैं वो हायर लेवल पे आता है और उसमें एनर्जी ज्यादा यूज होती है, तो इसलिए हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा। इसके अलावा रूल्स ऑलरेडी अभी तक बन चुके हैं कि आपको इस ब्रीडिंग सीजन में आपको मछली का शिकार नहीं करना, पर चोरी छुपे करते हैं लोग, वो रूल्स हैं, एग्जिस्ट करते हैं कि भाई इस सीजन में मछली का शिकार नहीं होगा, समुद्र में नाव नहीं जाएगी इस एरिया में, या ब्रीडिंग एरिया है तो वहां पे प्रोहिबिशन हो जाता है कि आप एंट्री नहीं कर सकते उस एरिया में। ये ऑलरेडी रूल्स हैं, लेकिन फिर भी रूल तो हम तोड़ते ही रहते हैं, क्योंकि आदमी को जब तक खाने को नहीं मिलेगा वो क्या करेगा। तो उसके लिए हम अपने पर्सनल इंटरेस्ट में रूल को ब्रेक कर देंगे, पर रूल ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्टेंस है। अब जब समुद्र में जितना पॉल्यूशन फैलाएंगे, अभी एक रिसेंटली रिपोर्ट आई है नेचर की कि आपकी माइक्रो एल्गी के अंदर माइक्रो प्लास्टिक अवेलेबल हुआ है, और उसको खा के वो मछली के अंदर एंटर किया, और मछली में जब एनालाइज किया गया तो मछली के अंदर माइक्रो प्लास्टिक मिला। तो वो कहाँ से आया? क्योंकि वो जलीय प्राणी है, वो डिपेंड करता है, उसका भोजन है एल्गी, जो आपकी शैवाल है, उस शैवाल को वो खाता है, उसके अलावा वो कुछ नहीं खाता। तो कहीं ना कहीं वो शैवाल उस पर चिपक के ग्रो कर रही है। और ये अंटार्कटिका रीजन की रिपोर्ट है, आप देखिए अंटार्कटिका कहाँ जाके है, जहाँ पे हमारे मनुष्य तो जाते ही नहीं, तो समुद्र लिंक है। हम जो डंपिंग स्टेशन समुद्र के पास बना दिए, वहां से लीच आउट होके समुद्र के साथ साथ बह के वहां जाके किनारों पे कलेक्ट हो गया, और वहां का जलीय प्राणी को उसने पॉल्यूट कर दिया। अब जब वो खाएगा तो उसका हार्मोनल इम्बैलेंस होगा और उसकी ब्रीडिंग सीजन ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जा रही है। तो ये सारी चीजें हैं जिसका हमें ध्यान रखना है, और हमें अपनी पर्सनल हैबिट्स को ही चेंज करने की जरूरत है, और उसके लिए हमें लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि आप आज की डेट में खा रहे हैं, जब भी बोला जाता है कि चिड़ियां क्या करेंगी। ठीक है मैम, मैं विक्रम सिंह जी, आप नेचर ह्यूमन के ऊपर पूरा काम कर रहे हैं, आपका ग्रुप काम कर रहा है। ये जो बात उभर करके आई, हम खाएं क्या? आदमी भूखे भेड़िए की तरह जो चाहे वो चीज खाने को दौड़ रहा है। तो कई जीव जंतु हमने खत्म कर लिए, कई को हमने मां बनने ही नहीं दिया, उसके पहले उसकी प्रजनन शक्ति से खत्म कर ली। इधर डॉलर के धौंस पे ये कई देश जो है अपने आप ही पनप रहे हैं, मौज कर रहे हैं। तो ये जो पृथ्वी के इस सृष्टि के ऊपर मानव जात की प्रजाति है, उस स्थिति पे हम क्या सोचते हैं कि क्या बढ़ना चाहिए? एक तो ये होगी इस प्रजाति को ही कम कर दिया जाए,
कि कोई कोरोना टाइप ऐसा हो, या इसकी हैबिट चेंज कर दी जाए, या कोई एक इंटरनेशनल रूल या अवेयरनेस ऐसी लाई जाए कि इसमें भाई को कुछ करो तो इस सृष्टि को बचाओ। 1.7 पे पहुंच चुके हैं, हमें आज की तारीख में 1.7 पृथ्वी चाहिए। भारत को तो बराबर चाहिए, भारत के एरिया उसमें तो हम काम चला रहे हैं, लेकिन कई देश है फरवरी में, कई देश मई में ही है, कई देश मार्च में खत्म कर रहे हैं। तो इसमें विक्रम सिंह जी आप क्या व्यू पॉइंट देना चाहेंगे? अपनी बात को रखो, फिर कई साथी जुड़े हुए हैं, आज बाहर से भी जुड़े हुए हैं, उन सब के मैं व्यू लूंगा। विक्रम जी अपनी बात को रखिए। हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। इसमें मैं एक ब्रीफ सा पॉइंट यही जोड़ना चाहता हूँ कि जो हमारी डिस्कशन में बार बार आता भी रहता है कि ये जो संकट है और जिसको हम पिछले 50-60 सालों में देख रहे हैं, उसका एक बुनियादी कारण ये भी है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, क्योंकि वो अब उसको एक ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल गई है कि वो ही विकास का एक ही वाहक है, उसका जो ड्राइवर है, मेन ड्राइवर है, इंडस्ट्री ओरिएंटेड डेवलपमेंट का जो मॉडल है, उसकी जो प्रायोरिटी है, उसने इस जो एग्रीकल्चर का एक सेक्टर है उसको नुकसान इस तरह से ट्रीट किया है कि ये एक सब्सिडरी और एक उसको एक असिस्टिंग पोजीशन में लाकर रखने वाली पोजीशन में लाकर रखा है। तो उसकी वजह से अब ये जो फूड का जो क्राइसिस हमारे सामने बनता नजर आ रहा है। ये बात तो ठीक है कि देशों की जो अपनी अपनी कैपेसिटीज हैं, अब हमारे पास सभी मेरे ख्याल बहुत सारे देशों के पास जो अपनी उनकी रिसोर्सेज की कैपेसिटीज हैं, उसका वो किस तरह से उसको ऑप्टिमम लेवल पे वो यूटिलाइज करें, वो तो एक नेशनली डिटरमिन होगा। लेकिन एक जनरल जो कॉमन पॉइंट बनता नजर आ रहा है उसमें ये है कि एग्रीकल्चर को जिस तरीके से ट्रीट किया गया है, उसको उस पैराडाइम को बदलना जरूरी है। उसका जो नजरिया है उसके प्रति बदलने के बाद ही हम इस दिशा में चलेंगे कि हम इस पे क्या ये जो प्रोडक्शन का इशू है, सप्लाई का इशू है, उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन जो अभी जो इमिनेंट प्रॉब्लम नजर आ रही है उसको अगर एग्रीकल्चर को एक सस्टेनेबल मोड पे लाकर उसको एक ट्रांसफॉर्म किया जाए और इंडस्ट्री के साथ उसका जो रिलेशन है उसको एक नए तरीके से डिफाइन किया जाए और इन चीजों पे अगर इसको फोकस में लाकर रखा जाएगा, जो नई पॉलिसी का एक डिजाइन बनेगा, तो मेरा ख्याल है इन चीजों पे हम इंटरवीन किया जा सकता है। अब ये जो बात जैसे कह रहे हैं कि इस तरीके से जो ये पॉपुलेशन को इस तरीके से कम करना, ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप ये कहो कि किसी लोगों को जीने का हक ही नहीं है सिर्फ इसलिए कि कुछ लोगों को जीना हमें ये हम जैसे सरवाइव करना, उनको मेंटेन रखना, ये तो नेचर तो तय कर सकती है, लेकिन ये समाज या इंसान खुद नहीं तय कर सकता। मेरा ख्याल है कि ये तो एंटी नेचर भी होगा और एंटी ह्यूमन भी जो अप्रोच होगी इसको डील करने की, यही मैं समझता हूँ। मैं ठीक है विक्रम जी। मैं नमिता जी, आपने जो ये मैटर उठाया, पृथ्वी तो पूरी दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है। भारत की मान लो हम एग्रीकल्चर को सेटअप करते हैं कि क्या दुनिया की एग्रीकल्चर को हम सस्टेन करने के लिए कोई ऐसी पॉलिसी या ऐसा एजेंडा या ऐसा तो चल ही नहीं रहा। जो कॉरपोरेट के हाथ में जब से ये खेती का कंसेप्ट आया है, तो खेती सुधारे, जीव जंतु को खाने की हैबिट सुधारे, ये दो बातें उभर करके आई है हमारे जो अभी तक की जो चर्चा ये उसमें। तो खेती के मामले में सस्टेनेबल करने का जो तरीका है उसको करना क्या नितांत आवश्यक है, जरूरी है, क्योंकि जब तक खेती नहीं है तो खाए क्या, रुपया डॉलर तो खाए नहीं जाते ओवरऑल। तो क्योंकि ये तो WTO के समझौते और इस तरह से हो गए कि कतर जो है यहाँ से लेकर खा रहा। चाइना और इंडिया दो पॉपुलेटेड दुनिया के क्षेत्र हैं। मेरे यहाँ पे ये पवन जी भी रेज किया इन्होंने हैंड में। पवन जी, नमिता जी से थोड़ी बात कर लूं फिर आपको दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि क्या
खेती के बिना ये दुनिया खत्म हो जाएगी। खेती यदि नहीं होगी तो, क्योंकि बायो कैपेसिटी तो खेती ही है। बायो तो वो या तो पशु है, उनको पेड़ पौधे से और इस धरती से कुछ खाएं, या जीव जंतुओं को खाएं, और तो आदमी को कुछ खाना नहीं है। तो जीव जंतुओं को तो खा ही रहा, वो तो बहुत ज्यादा खत्म कर दिया इसने कई प्राणी। अब ये खेती का जो मामला बचता है, जैसा विक्रम जी ने कहा कि इसको कैसे करें, इसके लिए कोई एक बात उठाएं। क्यों आदमी को मार नहीं सकते, ये तो मैंने बात ठीक है एक पॉइंट में कह दी, लेकिन ये तो एंटी नेचर भी है, बात बिल्कुल जीना ही नहीं। कैसे तो कोई गोली देके कोई कोरोना जैसे आके वो नेचुरल हुआ तो वो अलग बात है। तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर के मामले में ऐसे डॉक्यूमेंटेशन हो, ऐसे हमें कुछ लिखा पढ़ी करनी चाहिए। आप बायोटेक की प्रोपर से भी यार इंटरनेशनल यूनिट से जुड़ी हुई है, इसलिए इस मुद्दे को आप कहीं रेज करें तो किस सेक्टर में रेज कर सकते हैं कि भाई हम जुलाई तक तो पहुंच गए, महीने तो 6 बचे हैं, 1.7 पृथ्वी चाहिए, पृथ्वी फिक्स है, धरती फिक्स है, आदमी है, खाएंगे तो एग्रीकल्चर के बिना डॉलर खाएंगे, क्या खाएंगे, खाएंगे तो कुछ ऐसा ही। इस पे आप क्या अपना व्यू पॉइंट देना चाहेंगे 2 मिनट में अपनी बात को, कि यदि आपको इस बात पे कहना पड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी, तो क्या बात कहेंगे कि हम सस्टेनेबल कैसे करें इस एग्रीकल्चर को? मैम नमिता जी, आपने सुना मेरा सवाल? मैडम मेरी आवाज आ रही है आपको? शायद आवाज नहीं जा पा रही है। हाँ जी, मैं नमिता जी ने वो रखा, हाँ, थोड़ा सा बोल। हाँ हो सकता है। हाँ 2 मिनट में आप करो, फिर मैं पवन जी को लेता हूँ, वे कुछ कहना चाह रहे हैं। बाकी सबको 1 बाय 1 ले लेते हैं, फिर समअप करें। वो इंडिविजुअली जो व्यक्तिगत स्तर पर है ना, हम फुटप्रिंट कम करें, ये सच्चाई का एक पार्ट है। वो तो पूरी मानव जाति हजारों साल तक इसका फुटप्रिंट कम ही रहा है, 100% हर व्यक्ति का, ऊपर से लगाकर नीचे तक का। ये तो हमने एक ऐसा ये इंडस्ट्रियल युग आया है जिसने उपभोक्तावाद को नीतिगत तौर पर बढ़ावा दिया। इसलिए मतलब आप किसी इलाके में जाओ और वहाँ टॉयलेट पेपर इंडिविजुअली आप उसमें क्या सुधार करोगे, वहां तो वो यूज करना ही पड़ेगा। तो नीतिगत जो स्तर पर जो फुटप्रिंट कम करने का जो आइडिया है, वो सच्चाई का आधा पार्ट है। जब तक हम अब ये तो मैडम बहुत पूरी रियलिटी जानते हुए सोल्यूशन में वो अधूरा दे रहे हैं। हमें काम करना पड़ेगा और इंडिविजुअल भी करना पड़ेगा, दोनों को देखना पड़ेगा। अब वो तो ये है, अब ठीक है। हाँ रूपचंद जी ये कह रहे हैं कि भाई अफ्रीका के देश जो है बहुत कम फुटप्रिंट पे अपना बायो कैपेसिटी तो उनकी ठीक है, फुटप्रिंट उनके बिल्कुल 0, बहुत कम खा के भी जिंदा है। वेस्टेज ये लोग कर रहे हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज है, ये इस पृथ्वी का पूरा माल खा रहे हैं, या तेल वाले 2 देश हैं वो खा रहे हैं। बाकी जिन लोगों के पास में है बायो कैपेसिटी है, जैसे रूपचंद जी ने वो अपने इसमें नोट में लिख के भेजा है, इलाके में बांटने का जो कंसेप्ट है ना, वो कम खा रहा है वो ज्यादा खा रहा है, ये भी नहीं है एक्चुअल में। इसका जो मूल कारण तो ये है ना कि हमने एक सिस्टम ऐसा बनाया है कि जिसके पास पैसा ज्यादा है उसी अनुपात में वो चीजों का उपभोग कर सकता है। तो मेन सेंटर पॉइंट तो ये है नीतिगत, उसको कहीं लिमिट करो ना। जो दुनिया में ये कंसेप्ट चल रहा है कि मिनिमम जो इनकम है ना वो और अधिकतम कोई 2, 4, 5 गुना पर फिक्स करो, उसके बाद नहीं वो तो तब हो, वो तो घनश्याम जी तब हो कि रुपयों में अनाज नहीं मिले। यदि अनाज का मोल रुपयों में नहीं हो या डॉलर में नहीं हो, अनाज मिले ही नहीं। आपको अनाज लेबर पे मिले, या तो आप काम करके लो अनाज को, या फिर आप जो है अनाज के बदले अनाज देके लो, तब तो कोई वो बायो कैपेसिटी वो रह सकती है। बाकी रुपया जिसकी जेब में वो तो अनाज खरीद लेता है, बढ़िया से बढ़िया खरीद लेता है। एक अच्छी टेक्निक है, मार्केट का पॉजिटिव साइड है, वो सरलता से चीजों का एक्सचेंज करता है, विनिमय करता है। चलो तो उसकी चलो पवन जी आप क्या कह रहे थे? पवन जी आप कह दीजिए, फिर सेशन को कोई और साथियों के साथ में टच करूंगा। पवन जी आप हाथ खड़ा कर रहे थे, अपने माइक खोलो और बात को बताओ जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान जी सर, आपने मुझे स्पेस दिया और मैं पहली बार ग्लोबल यूनाइटेड पार्लियामेंट से मैं जुड़ने जा रहा हूँ और जुड़ा हूँ। मैं
एक्चुअली क्या मैं बिजली की यूनियन से हूँ, तो एडटेक की यूनियन से हूँ, तो मैं राजसमंद की तरफ गया था। तब मैंने एक दो चीजें वहां देखी और पूरे राजस्थान में भी मैंने भ्रमण किया है। तो मेरा जो कहना है कि इंसान जो हार्ड मास का जो बना हुआ है, उसको दो चीजें तो जरूर चाहिए। एक तो चाहिए कि अनाज, एक चाहिए जीव जंतु। अनाज के लिए अपना कृषि का उत्पादन ज्यादा होना चाहिए, जिस तरह से विक्रम जी ने कहा कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाए। दूसरी बात, नमिता जी ने और हनुमान जी सर ने जो चीजें कही कि अपन कई ऐसे जीव जंतु हैं जो प्रजनन करने से पहले ही उनको अपन खा जाते हैं या उनको मार दिया जाता है। एक्चुअली क्या है कि मछली का प्रोडक्शन इंडिया में बहुत खूब ज्यादा हो रहा है और उसको आहार के रूप में खाया खूब जा रहा है। मछली का एक प्रजनन समय होता है 15 मई से 15 जुलाई, 15 जून से 15 जुलाई के बीच में, एक महीने में। एक मछली का वजन यदि 1 किलो होता है तो वो 15 जून से 15 जुलाई के बीच में उसका वजन बढ़कर 2.5 किलो हो जाता है, क्योंकि हजारों उसके अंडे उसके अंदर होते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर 15 जून से 15 जुलाई के बीच भी मछलियां मार्केट में मंडियों में आती हैं, तो इस पे कोई रोक टोक नहीं है। कई सोशलिस्ट लोग और पर्यावरण लोग इन चीजों के लिए लड़े, तो ठीक है, सरकार ने उनको कानून बनाकर डीएफओ नियुक्त कर दिया प्रत्येक जिले में, डिस्ट्रिक्ट फिशर्स ऑफिसर। लेकिन एक्चुअली क्या समस्या ये है कि जमीन पर वो चीजें इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है। तो सवाल में तो चीज ये है कि जब अपन लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है, सरकारें इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है, तो 15 जून से 15 जुलाई के बीच में जो मछलियां जो आ रही हैं उसमें बैन क्यों नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि कृषि के लिए जैसे थार का रेगिस्तान है, खूब बड़ा पड़ा है अपने, जैसे बाड़मेर जो एरिया है, बीकानेर, नागौर वगैरह, चूरू, सीकर, इस एरिया के अंदर जो फसलें जो होती है करीब करीब खरीफ की फसलें होती है। तो खरीफ की फसलों के अंदर मोटा अनाज होता है। तो सवाल इस बात का है कि जिस तरीके से खेती अपन करते हैं, अपन नेचुरल खेती कर रहे हैं, आज भी लोग है ट्रांसफॉर्म सिस्टम जानते नहीं है कि किस तरीके से अपन नई उन्नत खेती अपन करें, क्या तरीका है। ठीक है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तो बना तो दिया है, लेकिन गंगानगर और हनुमानगढ़ के अलावा मुझे ऐसे कहीं लगता ही नहीं है कि कई जिलों के अंदर जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो अच्छे से काम कर रहा है और लोगों को इस बारे में ज्ञान है। तो मेरा बस यही दो पॉइंट थे कि इसमें बैन कैसे किया जाए और ट्रांसफॉर्मर कैसे किया जाए, ये दो मेरे पॉइंट थे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है डूडी साहब। पवन जी, अब ये फैमिलियल फॉरेस्ट्री के हैंड रेज हैं, आप अपनी बात को रखिए, क्या कहना चाह रहे हैं? जी, थोड़ा परिचय भी दे दीजिए आप पहले सेशन से जुड़ा। जी नमस्कार, मैं श्याम सुंदर जानी। हाँ, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। आप आपका नाम नहीं, आपका मैं परिचय करा दूंगा। आप अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शख्सियत है और फॉरेस्ट्री के अंदर और पूरा कुछ अपना जी ज्ञान लगा करके और पूरा कर रहे हैं। सुबह मेरी फोन पे बात की हुई, लेकिन मैं नाम से कंफ्यूज था, आपके नाम से आईडी नहीं थी। तो स्वागत है आपका ज्ञानी जी हमारे मंच पर। और आप हमने जो डिस्कशन किया वो सुना होगा कि दुनिया डॉलर से खरीद के खा रही है, कतर जैसे देश, इसके सारे, और भारत का फुटप्रिंट जो है अभी तक ठीक ठाक है। हमारी जितनी पृथ्वी का एरिया है उतने में हमारी जनसंख्या अभी तक ठीक ठाक चल रही है, 0.8 से 0.9 तक चली गई है। और वो जो भी स्थिति है, और आप लोग बड़े पेड़ लगा के और वो फल फ्रूट भी लगा रहे हो, लोगों को अवेयर भी कर रहे हो, उसके बीच में हमने मीट वाली भी बात की, उसके अंदर भी कर रहा है। आदमी की आदत सुधारने की भी बात आई कि हम कैसे सुधारें। हमने मजाक में ये भी कहा कि क्या आदमी को कम कर दिया जाए या तो कोई या इसके खाने को कुछ कम किया जाए। तो जानी जी आपका स्वागत है, आप अपनी बात को रखें। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए आपको धन्यवाद दूंगा कि बहुत एक सामयिक विषय को हमेशा की तरह आपने छुआ है आज की इस पंचायत में। जहाँ तक इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को मैं समझता हूँ, ये बेसिकली इसमें हमारा जो फूड कंजप्शन है वो तो शामिल है, ये ओवरऑल जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है वो भी इकोलॉजिकल फुटप्रिंटिंग की जो डेफिनेशन है उसमें आता है। यानी पर पर्सन जो हमें लैंड अवेलेबल है उसमें जो जितने नेचुरल रिसोर्सेज है उनके ऊपर हमारा क्या इम्पैक्ट है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो मैं चूंकि समाजशास्त्र का विद्यार्थी हूँ
तो इसका जो सामाजिक पक्ष है वो मैं थोड़ा सा टच करना चाहूंगा। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जब ये कोल्ड वॉर शुरू हुआ तो एक नैरेटिव फ्रेम करने की होड़ थी जो यूएस और दूसरी तरफ जो सोवियत यूनियन के साथ में जो जुड़े हुए देश थे, तो उस समय सॉफ्ट पावर के रूप में दो तरह की पावर समाज में बात करते हैं, एक तो हार्ड पावर और एक सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर वो हो गया कि मैं जो कुछ चाहूँ वो जबरदस्ती आपसे करवा लूं, और सॉफ्ट पावर मैं जो चाहता हूं वो करवाने के लिए मैं आपको प्रभावित करके राजी कर लूं। तो अमेरिका ने क्या किया कि सिनेमेटोग्राफी, जिसमें आपका ये टीवी आ गया, हॉलीवुड मूवीज आ गई, इनके जरिए एक जो फ्री मार्केट और लिबरलिज्म का जो कल्चर है उस कल्चर को प्रमोट किया वर्ल्ड वाइड। तो उससे क्या हुआ कि मतलब जो है एक तरह से अमेरिकन जो कल्चरल वैल्यूज हैं उनकी तरफ दुनिया आकर्षित हुई और लगा कि अगर जीवन जीना है तो उसमें रस तभी है जब हम अमेरिकी संस्कृति के हिसाब से जिए। और धीरे धीरे जैसे ये कोरोना का वायरस फैला, ऐसे वो एक सांस्कृतिक जो वायरस है जिसको एक इटालियन फिलोसोफर है उसकी भाषा में कहें तो डिस्कोर्स, जो कल्चरल डिस्कोर्स है अमेरिकन लिविंग स्टाइल का, वो पूरी दुनिया में फैल गया। तो उस कारण हमारा जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंटिंग है वो धीरे धीरे बढ़ता गया, क्योंकि अभिलाषाएं सबकी उस तरफ ही है कि सोसाइटी में हमेशा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस काम करता है। तो हम सब के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस यही है कि अपने से ऊंचा है उसको देखते हैं और वैसा होने का हम प्रयास करते हैं। तो उस कारण धीरे धीरे हमारा जो कंजप्शन, जो हमारा इंडेक्स है वो राइज होता चला गया, और उसी से ये सारी समस्या खड़ी हुई है। अब अगर इसके हम समाधान की बात करें तो इसके लिए पहला तो ये है कि जो इकोलॉजिकल एजुकेशन है उसके ऊपर हमें बात करनी होगी, वो बात हमें घर में करनी होगी, हमारे स्कूल्स में और कॉलेजेस में करनी होगी। दूसरा क्या है कि अभी तक जो इकोलॉजी और एनवायरनमेंट का जो विषय है वो एपॉलिटिकल विषय है, राजनीति में नहीं आया। जब तक हम हमारे पास में वोट मांगने के लिए आ रहे हैं लोग, उनसे ये बात नहीं करेंगे कि भैया हमारी मिट्टी खराब हो रही है, पानी खराब हो रहा है, हमारी हवा खराब हो रही है, इसके लिए तुम लोगों ने क्या किया है और क्या आगे की प्लानिंग है। अभी तो क्या है हमारे लिए ये किस जाति से है, किस धर्म से है, जो नॉनसेंस इश्यू है ना वो हमारे लिए इश्यू है। जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है पूरा का पूरा हाइपर नेशनलिज्म की तरफ जा रहा है पूरी दुनिया का, जिसमें क्या है कि हम 1000 साल पहले कैसे थे, ये सारा का सारा देखिए दो तरह का। अब जैसे हम बात करें रिलीजन की, तो दो तरह का रिलीजन होता है, चाहे आप हिंदुइज्म की बात करो, चाहे आप किसी भी रिलीजन की बात करो। एक तो पॉलिटिकल रिलीजन होता है, एक कल्चरल रिलीजन होता है। पॉलिटिकल रिलीजन है उसके मायने बिल्कुल अलग है और कल्चरल रिलीजन के मायने बिल्कुल अलग है। जब तक इन दोनों को सेपरेट नहीं करेंगे तब तक चीजें समझ में नहीं आएगी। आप ये देखिए कि बहुत सारे लोग जो हैं, जो आज का जो नैरेटिव है उस नैरेटिव को वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन जीएम क्रॉप जब आई तो लोग जो ये कहते हैं कि जो वर्तमान सरकार है वो हमारे सांस्कृतिक पुनरुत्थान की बात कर रही है। जीएम क्रॉप है वो हमारी जो कल्चरल डाइवर्सिटी और उसके साथ मिली हुई एग्री डाइवर्सिटी और नेचुरल हेरिटेज है उसको खत्म कर रही है। लेकिन अभी वो उन्होंने GMH11 जो सरसों जो हर्बिसाइड टॉलरेंट है उसको जब लेके आए तो कितने ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो कल्चरल रिलीजन के पॉलिटिकल रिलीजन के साथ में तो खड़े हैं, लेकिन कल्चरल रिलीजन है जो कि असल में मुद्दा होना चाहिए उसकी तरफ आते हुए उन्होंने वर्तमान सरकार का विरोध किया हुआ नहीं करते, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग है ना ये बड़ी ब्लीक है। तो इसको हमें सबसे पहले तो समझना होगा और दूसरा हमें इसको पॉलिटिकल डिस्कोर्स बनाना होगा। ना तो आज हिंदू को मुसलमान से खतरा है, ना मुसलमान को हिंदू से, ना हमें चीन और पाकिस्तान से, हमें खतरा है हमारे आसपास की हवा, पानी और मिट्टी से। ये अंडरस्टैंडिंग जिस दिन आ जाएगी उस दिन हम सरपंच से लेकर के और MP तक ये पूछेंगे भैया इसके लिए क्या किया है, जाट राजपूत हिंदू मुसलमान इनको छोड़ो। ये सब तो जब देश आजाद नहीं था हम गुलाम थे तब भी हमारे पुरखे थे। अगर वो सारा कोई एक रिलीजन कन्वर्ट करा देता, एक जाति कन्वर्ट करा देती तो आज हम उस जाति में होते ही नहीं। तो ये सब नॉनसेंस इश्यू है, इनसे डेमोक्रेसी मजबूत नहीं कमजोर होती है। तो इनको छोड़ करके रियल सेंस इश्यूज पे जब आएंगे ना, ये अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग जब एक आम आदमी में आएगी तब वो समझदार होगा, तब उसे ये लगेगा कि जिस तरह से मैं एक शब्द बोल रहा हूँ हर एक शब्द के प्रति मेरी जिम्मेदारी है। मैं घर से 1000 रुपए लेके बाजार जा रहा हूँ तो मैं हिसाब रखता हूँ कि कितने खर्च हुए, ऐसे ही मैं मेरे आसपास के एनवायरनमेंट में जो कर रहा हूँ इसका हिसाब रखूं। उसका हिसाब रखना शुरू करेगा और इसकी शुरुआत हमें घर और हमारे स्कूल कॉलेज से करनी होगी। मैं इस बात के साथ में समाप्त करना चाहूंगा कि ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैसे शुरू होगा। अभी हमारे यहाँ एग्जाम का सीजन चल रहा है। अभी मैं ये देखता हूँ, मैं 6ठी क्लास से ये काम कर रहा हूँ कि मैं जो अनावश्यक पंखा चल रहा होता है, लाइट जल रही होती है, उसको बंद करता हूँ। हमारा 7 से 10 बजे, जैसे 10 बजे की ड्यूटी खत्म होती है, हम टीचर लोग जो कि सबसे इंटेलेक्चुअल माने जाते हैं हायर एजुकेशन के टीचर,
हम प्रोफेसर लोग 10 बजे कॉपी कलेक्ट करके भागने का प्रयास करते हैं, ये नहीं सोचते कि ये पंखा और बल्ब बंद कर दें वरना 11 बजे नया सेशन शुरू होगा, तब तक ये चलता रहेगा। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उस आदमी में जिसको सरकार 2.5 लाख रुपए महीने का देती है। तो ये जो पूरा का पूरा कुएं में भांग पड़ी हुई है ना, जब तक इसको ठीक नहीं करेंगे, और इसको ठीक करने के लिए ये कि आम आदमी में जब तक ये साउंड अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, और इस अंडरस्टैंडिंग का रास्ता जाता है हमारी कल्चरल स्पिरिचुअलिटी की तरफ, और वो तब ठीक होगा कि जब हम हमारे जो बुजुर्ग आज 60-70 साल की उम्र में गांव में चौपाल में बैठ करके पत्ते खेल रहे हैं, उनको ये माने कि वो एसेट है। 70 साल की हमारे पास में एक एनसाइक्लोपीडिया है, उसको हम जब तक हमारे डिस्कोर्स में आज डिस्प्लेस कर दिया, उसको हमारे टीवी ने, हमारे मोबाइल ने, हमारे 70 साल के उस अनुभव को जब मेन स्ट्रीम में जगह नहीं रही, हर सरकार युवा चिल्ला रही है। वो हमारी 11% 12% आबादी है जिसके पास 70 साल का ज्ञान है। उस ज्ञान को जब तक उपयोग नहीं करेंगे, वो ज्ञान सारा का सारा वेस्ट हो रहा है ताश में। या ये जितने बाबा हैं, इन बाबाओं के चक्कर में जिनके पास में 99% गप, और उनके पास में जो है वो ऐसी एक मिस थियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है जो हमें कहीं नहीं ले जा रही है। वो क्या है कि सॉल्यूशन लेस उनका रेटोरिक है। वो उस रेटोरिक में हमारा जो बुजुर्ग है, उस बुजुर्ग ने दिशा देना बंद कर दिया समाज को। जब तक उस तरफ नहीं आएंगे तब तक घर ठीक नहीं होगा, और जब तक हम कड़े शब्दों में पंच से सांसद तक नहीं बोलेंगे मिट्टी पानी हवा के लिए स्कीम क्या है भैया, कांग्रेस बीजेपी को और ये हिंदू दूसरे को साइड में रखो, तब तक ये समाधान नहीं होगा। इसके लिए इस तरह का जो डिस्कशन है ये एक मील का पत्थर है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं विक्रम सिंह जी, आपको डॉक्टर साहब ने 2 बातें उठाई। एक बात तो ये उठाई कि ये जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है, इसके अंदर एनवायरमेंट भी शामिल है। ये मैं शुरू में मैंने एक लाइन कही थी, उसको हम गौण कर गए। एक्चुअली ये नहीं है कि सिर्फ हम खा रहे हैं कंजप्शन वाला, इतना ही पॉइंट नहीं है। ये वातावरण का मामला भी उसमें इन्वॉल्व है इस डेटा के अंदर। तो इसके अंदर हम जो एनवायरमेंट से जुड़े हुए लोग हैं वो क्या करें, इसके अंदर ह्यूमन इम्पैक्ट भी आ रहा है, पूरे पृथ्वी का ऊपर की वो भी आ रहा है। एक कल्चरल रिलीजियस का जो कंसेप्ट है, हमारी कल्चर यदि नहीं, धर्म का जो है कल्चरल सेटअप खड़ा नहीं हो पा रहा है। हाँ विदेश जी, मैं आपको ले रहा हूँ, इनको विक्रम जी से जवाब ले लो फिर मैं आपको ले लूँ। तो ये जो हमारा सिस्टम जो आ रहा है ना, कि हमने जैसे सरसों आई तो एक ग्रुप में जुड़ गए, पूरे के पूरे बीजेपी की मार्फत आई, बीजेपी गवर्नमेंट लाई तो वो लग गए। हमने ये नहीं देखा कि DMH 11 जो आई है वो DMH 11 का हमने उस लेवल पे विरोध नहीं कर पाए। हमने नो डाउट वहां बाड़मेर में घनश्याम जी ने पैम्फलेट पढ़ा, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ा, और हमने भी सोशल मीडिया पे या जो भी हमारे प्लेटफॉर्म थे उन पे रेज किया, 2-3 मीटिंगें भी की DMH। इवन मैं ICR के डायरेक्टर को बुला करके, हमारा अच्छा है इसमें, ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत के आप चैनल पे देखेंगे तो ICR के डायरेक्टर से, ये नमिता जी थे, हमने अच्छे सवाल किए थे उनसे कि हम कहाँ बढ़ रहे हैं, क्या ये बात तो कहीं गड़बड़ नहीं कर देगी कि हमारे को जो है, नो डाउट हम सिर्फ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को इतना ही माने कि हमारा पेट भर गया, ये नहीं है, पूरा उसके अंदर और भी है। इस पे अपनी 2 मिनट में क्या बात कहना चाहेंगे, फिर मैं वीरेश जी को लेता हूँ। हाँ, इन्होंने, बस मैं कुछ ज्यादा इसमें नहीं कहना चाहता, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी है और ये समझाया है कि ग्रास रूट लेवल पे, खासकर हमें जो जिसको पहले घनश्याम जी ने भी उठाया था कि इसको हम व्यक्तिगत लेवल पे किस तरह से हम इसको ले जा सकते हैं, क्योंकि जब तक ये इशू हम इसे एड्रेस नहीं करेंगे तो ऊपर से कोई भी सॉल्यूशन हम कितना भी उसको प्रचारने की कोशिश करें, जब तक वो एक समाज के लेवल पे नहीं जाएगा। और उसमें बहुत सारी अड़चनें जिनकी ज्ञानी जी ने बात की है, उन्होंने ये उठाया है सवाल के ग्राउंड पे जो सवाल हैं उसको सामने रखकर हम इस सवाल पे ओवरशूट का जो नेचर को कैसे हम उसको ट्रीट करना है, किस तरह से हम उनको मैनेज किस तरह से करना है, तो मैं बिल्कुल उनकी बातों को एंडोर्स करता हूँ। और ये बात भी, ये हमारा जो धर्म का इशू है, इससे भी हमें, हालांकि वो प्रैक्टिकल लाइफ में सभी लोगों के सामने होता है कि एक पॉलिटिकल जो धर्म के आधार पे जो रिटोरिक बनता है उसमें अब बहुत सारे लोग फंसते हैं, लेकिन जब वो उससे
अपना जो दिनचर्या है वो बिताते हैं, तो उसमें उनमें उस दरम्यान वो देखते हैं कि किसी धर्म के नाम पे या किसी कास्ट के नाम पे, किसी और इस तरह की जो आइडेंटिटीज हैं उसके नाम पे वो उन पर वो कोई रोक नहीं बनती है। वो खासकर हम इंडिया के लेवल पे अगर हम देखते हैं कि सभी लोग आपस में मिलके बैठ के वो काम करते हैं, मिलते हैं और अपना सारा काम चलाते हैं। तो वो लेकिन ये एक मीडिया की तरह से मैन्युफैक्चर्ड एक एजेंडा बनता है, तो उसको लोग ग्रास्प करते हैं, शायद उसी को वो रियलिटी समझते हैं कि शायद ये कहीं ना कहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं ये बात का चल रही होगी, चाहे वो लफ्ज हयात का इशू आ जाता है, चाहे वो गोरक्षा का आ जाता है, चाहे माइग्रेशन का आ जाता है। लेकिन वो जब वो अपने जो सराउंडिंग्स में ऐसी कोई बात तो नजर उसको किसी आम बंदे को नहीं आती, लेकिन उसको क्योंकि वो टीवी के उससे माध्यम के जरिए या उसको व्हाट्सएप के जरिए जो भी इंफॉर्मेशन आती, मेरा ख्याल वो मत अपना उस आधार पे बनाता है कि हाँ शायद कहीं ना कहीं तो होता होगा यार ऐसा। लेकिन अपने आले दुआले में उसके जो उसकी सराउंडिंग है उसमें ऐसी कोई बात नजर उसे आती तो है नहीं। जब उसको ये पूछो कि क्या आपने ऐसा कुछ देखा है, ऐसा मामला देखा है, क्या आपकी जो रियल लाइफ में ऐसी कोई बातें आती, आपके एक्सपीरियंस में आती, तो वो कहते हैं कि नहीं है, लेकिन कहीं से अगर आ रही हैं तो कुछ ना कुछ तो होता होगा। तो ये इश्यूज हमें इनको भी साथ साथ एड्रेस करना होगा। और दूसरी बात चलो जो एक विक्रम जी, ओवरशूट का जो इंटरनेशनल लेवल पे जो डिबेट चल रही है उसमें कौन कौन सा किस तरह से उसको टेकअप किया जा रहा है, जो मेन उसका खर्च है, अगर वो भी कोई साथी उसके पास जानकारी है, एक जनरल उसका कुछ पॉइंट आ जाए तो वो भी हमारे लिए बेनिफिशियल। चलो वीरेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बात के लिए कि ओवरशूट पूरी पृथ्वी को मानते हुए करें, सिर्फ भारत जनसंख्या में तो है ही। हाँ वीरेश जी, अपनी बात को रखो। सभी हाजरीन को मेरा नमस्कार। आज मदर्स डे है और मदर्स डे पे आपने ये विषय उठाया है क्योंकि ये कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। मदर्स डे में भी आपने जो एक यूनिक मदर है भारत माता, उसको आपने लिया है। और ये भारत माता आजकल ट्रेंड हो गया है राजनीति में, तो भारत माता की जय के नारे लगाने का। लेकिन वहाँ हमने जाके नहीं सोचा कि भारत माता वो माता है कि जो तमाम 140 करोड़ लोगों को पैम्पर करती है, उनका पालन करती है, उनका पोषण करती है। और इसमें दूसरा विषय ये आया कि ये जो भारत माता हमारा पोषण करती है, वो उसके पास जो हमारे पोषण के लिए सामग्री है उसका कंजम्पशन तो हम 2-3 महीने में ही कर जाते हैं, और अगले 9 महीने जो है इन 140 करोड़ लोगों का जो आगे का भोजन है वो हम खाते हैं। अब यहाँ देखने वाली बात ये है, सबसे महत्वपूर्ण जो मैं कहना चाहूँगा कि विषय एक ये नहीं है, विषय बहुत सारे हम उठाते हैं, बराबर आते हैं हमारे ग्रुप में। और सरकार यानी जो हमारा ग्रुप है ये कोई इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी तो है नहीं कि भाई इसके करने से कुछ होगा, ये तो गाल बजाने वाला ग्रुप है। अब हमें देखना है कि जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो क्या कर रही है। आज मदर्स डे पे भी और आगे अर्थ ओवरशूट डे पे भी, और इसके अलावा जो हमारा दूसरे पर्यावरण दिवस होते हैं और वो होते हैं, सब दिवस मनाए जाते हैं, और वो यहाँ अपने भारतवर्ष में भी मनाए जाते हैं और ग्लोबल लेवल पे भी। हमारे भारत के जो राजनयिक हैं वो बाहर जाते हैं और एक विशेष दिवस जो होता है उस पर जा कर के वो बड़ी बड़ी बातें वहाँ करते हैं, साइन करते हैं उस पर कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे। 2030 में गोल निर्धारित भी किया जाता है। सवाल है कि उसमें होता कितना है। वहाँ आप वायदे करके आए और अपने देश में आपने लोगों को बताया तक नहीं उस बारे में कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या, उसकी परिभाषा ये नागरिक तो जानते नहीं। जबकि इन नागरिकों को इन्वॉल्व किए बिना आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट या डेवलपमेंट की बात कर ही नहीं सकते, यथार्थ में हो ही नहीं सकती। आपने किया क्या, आपने ये किया कि जो आपके पास रिसोर्सेज हैं
उनको मैक्सिमम यूज करते हुए किस तरीके से उनसे मैक्सिमम अर्निंग की जाए और किस तरीके से, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए अभी एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी कानून ले आएंगे, तो उसको ला करके ये मैक्सिमम प्रोडक्ट जो है उसको टैक्सेबल बना लेंगे, यानी मैक्सिमम जो रेवेन्यू है इनके पास कैसे आवे, ये एकमात्र इनका पिछले चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे अब इनकी सरकार हो, मैक्सिमम रेवेन्यू कलेक्शन कैसे हो, इस पे 70% फोकस जो है हमारी गवर्नमेंट का रहता है। जबकि मेन इशू जो यहाँ उठाया जा रहा है, हम में बहुत सारे विद्वान हैं और सच्चाई ये है कि हमसे भी बड़े बड़े विद्वान जो हैं वो हैं, हम उनकी बातें सुनते रहते हैं, वो भी चमत्कृत अपने वो जो है बातें बताते हैं हमें और हमें पता लगता है उन चीज़ों का। यानी हमारे जो डिस्कशंस हैं उनमें समस्या भी मौजूद है, डायग्नोसिस भी है और उसका समाधान भी मौजूद है हमारे बीच में जो ये ग्रुप है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडिविजुअली आज हम 4 साइंटिस्ट या मतलब 4 विद्वान लोग हमारे साथ में यहाँ मौजूद हैं, लेकिन विद्वानों की संख्या तो 400 है। क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि ये 400 के 400 एक जगह आके किसी एक दिन विशेष पे, महीने में, सप्ताह में या किसी भी तरीके से फोर्टनाइटली एक दिन ऐसा करें कि सामूहिक डिस्कशन करें, और वो डिस्कशन ऐसा ना हो, वो डिस्कशन ऐसा हो कि उस पर एक पेपर तैयार हो और उस पेपर को लेकर के हमारे एक डेपुटेशन जो जिम्मेदार एजेंसियां हैं, जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हैं, उनसे जाके मिले और वो जो सारी प्रक्रिया होती है उसके लिए हमारा एक मीडिया ग्रुप भी हो। चूँकि मीडिया में मैंने देखा है तमाम ऐसे लोग हैं कि जो सही चीज़ों को उठाते हैं, सही मुद्दों को उठाते हैं, जैसे हरबीर सिंह पंवार हमारे बीच में है, वो उठाते हैं और सारे तमाम ऐसे हैं, उनका एक ग्रुप बनाया जाए, यानी जनता में डिलीवर किया जाए कि आज एक ग्रुप गया, उसने सरकार से ये बात करी, ये बातें हुई, तो ताकि पब्लिक जानती रहे, सच्चाई का पता पब्लिक को भी लगे। ये सारा एक हम लोगों को विचार करके, चूंकि हमारे पास दिन गिनती के बचे हैं एंड वी आर दी लेस्ट जनरेशन, यानी जो देश के बारे में सोचते हैं हम शायद आखिरी पीढ़ी है, इसके बाद केवल और केवल प्रैक्टिकल पीढ़ी रह जाएगी। क्योंकि गवर्नमेंट की इंटेंशन इसी तरह की है कि वो प्रैक्टिकल पीढ़ी तैयार करती है, जो एथिक्स या जो पुरानी चीजें हैं, जो कल्चरल इश्यूज हैं, उन पर विचार करने का कोई भी ऐसा प्रयास गवर्नमेंट का नहीं है। और सबसे मजबूत इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी या जो प्रभावी एजेंसी है वो गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व हो, हम साइंटिस्ट लोग इन्वॉल्व हो, मीडिया इन्वॉल्व हो और जनता इन्वॉल्व हो, ये सारा ग्रुप ये काम कैसे हो, इस पर हमारा चिंतन हो। इसके लिए मैं ये कहूँगा कि आज जितने लोग हम मौजूद हैं, सबके अपने दायरे में कोई ना कोई एक अच्छा आदमी है जो देश के लिए सोचता है, देश के लिए करता है, विद्वान भी है, जानकार भी है, तो उनको मैसेज अपना डिलीवर करके और एक ऐसा ग्रुप यहाँ बना लिया जाए कि हर संडे में ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत के प्लेटफार्म पे 400, 500, 200, 100 आदमी इकट्ठा हों और वो बड़ा डिस्कशन एक करें और वो पेपर एक तैयार हो। उस पेपर से, जैसे मैंने अभी बताया, क्या इस तरीके का कुछ कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि गाल बजाने से कुछ नहीं होगा, बजाते रहेंगे, बजा रहे हैं 2019 से हम लोग में हैं, तो इसका 0 रिजल्ट है। तो इसको रिजल्टेंट में कैसे कन्वर्ट किया जाए, इस पर थोड़ी सी चर्चा हनुमान राम जी अगर हो जाए तो बेहतर रहेगा, ये मैं कहना चाह रहा था। ठीक है मैम, नमिता जी आप कहना चाह रही हैं? हाँ जी, आप उसको बात को रखिए। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि जो आप यूएन की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन में उसने 17 गोल हमें दिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। पहला गोल है नो पॉवर्टी, ओके, देन 0 हंगर, कोई भी भूखा ना रहे, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग्स, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, affordable clean energy, decent work economic growth, industry innovation and infrastructure, reduce inequality, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climatic actions, life below water, life on land, peace, justice and strong institutions and पार्टनरशिप फॉर दी गोल्स। सो जितने भी उन्होंने ये दिए हैं उसमें हमारी पूरी लाइफ समाहित है। उसमें आप इकोनॉमिक को देख लीजिए, एनवायरमेंट को देख लीजिए
उस सब चीजों को देखते हुए जो 17वां लास्ट गोल है उसमें पार्टनरशिप फॉर द गोल्स किया कि हम एज ए यूनिट, एज ए सिंगल यूनिट, एज ए स्टेट यूनिट, एज ए नेशन यूनिट, एज ए वर्ल्ड यूनिट, हम सभी समाहित हैं इसके अंदर और हम सब आपस में किस तरह की पार्टनरशिप के साथ ये 17 गोल अचीव कर सकते हैं। और 17वां गोल हम जब अचीव करेंगे जब हम सभी पार्टनरशिप में काम करेंगे, सारी कंट्रीज एज ए यूनिट, बिकॉज हमारी एक ही अर्थ है, इसके अलावा कोई भी अर्थ नहीं है। आज की डेट तक हमें नहीं पता किसी और प्लेनेट के ऊपर लाइफ है या नहीं है, तो हमें इस चीज पर ध्यान देते हुए अग्रसर होना चाहिए। इसमें हम चाहे आप पानी की बात करें, एयर की बात करें, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी करें वो भी सस्टेनेबल तरीके से। ऐसा ना हो कि मेरे पास इंडस्ट्री मैंने स्टेब्लिश करी उसको बिना सोचे समझे। हमें हमेशा अपने फुटप्रिंट को इक्वलाइज करना होगा कि जितना हम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित कर रहे हैं, जितना हम पॉल्यूशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको मैनेज करने के लिए क्या हमने इतना ग्रीनलैंड डेवलप किया है, उसको मैनेज करने के लिए हमने जीरो करने के लिए अपना फुटप्रिंट को डेवलप किया है। इस चीज का हमें ध्यान देना होगा। उसके बगैर आज की डेट में कोई भी इंडस्ट्री को सर्टिफिकेशन नहीं मिल रहा है। आप जितने भी जो इकोनॉमिक जोन्स डेवलप हो रहे हैं कंट्री में, ज्यादातर रिलायंस और इन सब के वो इकोनॉमिक जोन्स फिलहाल अपने उसी तरह से कर रहे हैं कि हमें अपना डेवलपमेंट करना है। वहां पे इकोनॉमिक जोन आप बहुत कम डेवलप देखेंगे, वहां पे ग्रीन फॉरेस्ट डेवलप किए हुए होंगे, तो वो अपने आप को ये शो करेंगे कि हम कार्बन उत्सर्जन हमारा जीरो है। जो मैंने आपको पहले भी कहा कि इनके शिप फॉर्म भी अफ्रीकन कंट्री है, आपकी अरेबियन कंट्री शिप फॉर्म हुआ, आपका फ्रूट के लिए उनके बड़े बड़े फ्रूट के ऑर्चिड्स हैं वो भी वहीं पे हैं, वो सारा के सारा उसको मैनेज करते हैं, उनका फ्रूट भी वहीं से सप्लाई होता है, तो वो अपना बैलेंस करके चलते हैं। हम जब वो कंट्री लेवल पे ये हम ले रहे हैं तो हम अपने पर्सनल लेवल पे भी हमें ये चीज को इम्प्लीमेंट करना होगा कि हमारा ये किस तरह से, पर उसके लिए हमारे एजुकेशन की बहुत जरूरत है। हमें अपने बच्चों को ये बताना होगा कि जो जितना मैक्सिमम आप वैश्वीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं उसमें अंधी दौड़ में शामिल होने की बजाय उसको सस्टेनेबल तरीके से हम अर्ज करें, सस्टेनेबल तरीके से ही हम अपना डेवलपमेंट करें। तो ऐसा नहीं है कि नेशनल और इंटरनेशनल बॉडीज हैं जो रेगुलेट कर रही हैं, बस ये है कि हमें एजुकेट करने की जरूरत है अपने लोगों को कि ये सब हो रहा है। और ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि हमें ग्लोबल लेवल के लिए हमें इस चीज को परकोरेट करना होगा, सबसे नीचे के दर्जे से लेकर ऊपर के दर्जे तक। रेगुलेशंस तो सारे हैं मेंटेन, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट कैसे करें, लोगों को एजुकेट कैसे करें, उसी लेवल का हमें बताना होगा। आज की डेट में हम क्या करते हैं, जो हमारी बोलना चाहिए कि एग्रीकल्चर में आप ट्रैक्टर से करते हैं बुआई, ऊपर प्लोइंग हो जाती है, ऊपर ऊपर आपकी जुताई हो जाती है, लेकिन आप कभी उसको करीब 1 फीट खोद के देखिए आपको कितना कठोर धरती मिलेगा उसके नीचे। वो एक क्ले का लेयर बन गया, वाटर का भी नीचे परकोरेशन नहीं हो रहा, वो ऊपर ऊपर हो जाता है, और जितना पानी हम डाल देते हैं ऊपर ऊपर हो जाता है, नीचे जा ही नहीं पाता क्योंकि वो हार्ड हो चुकी है, फ्लोइंग गहरी नहीं कर रहे हैं हम कि वो अंदर भी जाए परकोरेशन के बाद। और पानी बहुत ज्यादा डाल देते हैं, उस जहाँ पे भी बहुत ज्यादा सलाइन सॉइल है वो क्रस्ट सा बन जाता है और पानी का परकोरेशन ऑटोमेटिकली रुक जाता है। तो उसका भी हमें ध्यान देना होगा। खेती आपके पहले जिस एरिया में चावल धान नहीं होता था, आज की डेट में हम वहाँ चावल धान उगा रहे हैं, वो भी एक नुकसान का वो है कि हम कहीं ना कहीं अपनी अर्थ से जितना हमें चाहिए उससे ज्यादा उसका दोहन कर रहे हैं। तो हमारी जो एनर्जी हम यूज कर रहे हैं, सस्टेनेबल एनर्जी की बात करते हैं, तो हम ठीक है हम यूज करें, लेकिन इकोनॉमिक तरीके से करें, उसको बहुत एक्सप्लॉइट ना करें कि हमारा बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैले उससे। तो सबसे मिनिमाइज सेंस में हम जिससे भी एनर्जी ले सकते हैं उसमें हमारी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करें। तो हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशन वर्ल्ड लेवल पे एवरीथिंग इज अवेलेबल, बट ये है कि हमारी लोगों को उस चीज का ज्ञान नहीं है, हम उसको अपने से जोड़कर नहीं देखते, वो हम केवल ये देखते हैं कि भाई ये तो बहुत बड़ी है, किसी कमेटी को ये काम करना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारे ऊपर इम्पोज कर दिए जाते हैं रूल कि आपने कचरा नहीं फेंकना, ऐसे ये नहीं करना, तो क्या फर्क पड़ता है। आज छोटा सा एग्जांपल लीजिए, वो जो आपके बैटरी में सेल डलता है टॉर्च के अंदर या रिमोट के अंदर डलता है, हम में से कितने लोग हैं उसको कलेक्ट करके और कबाड़ी को देते हैं? नहीं, हम उसको कूड़ेदान में डाल देते हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारी सॉइल को पॉल्यूट कर रहा है। तो छोटी छोटी चीजों पे हमें ध्यान देना होगा।
मेरा बस यही कहना था। मैम मैं आपको इंटरवेंट कर रहा हूँ। एजुकेट करने की जरूरत है लोगों को। बेसिकली मैं आपको बताऊं कि मैं पिछले 8 साल से लगातार 17 गोल पे 17 दिन में लाइव भी आया हूं, 17 मीटिंगें भी की है। गोल नंबर 12 पे आज अपना डिस्कशन है, तो मेरे तो रटे हुए हैं। इनका मैं SDG ट्रैकर के नाम से वीरेश जी को मैंने लगा रखा है। हमने ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत की यूनिवर्सिटी के फोरम पे काम करते हैं, वो इसके वाइस चांसलर है अभी फिलहाल। तो हम डेली बात करते हैं, इनके ऊपर अपनी डिस्कशन भी होती है, सारी कुछ है। 5P के मॉडल पर ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट बना। लेकिन जो भी कन्वेंशन हैं या मैंने ह्यूमन राइट में PG भी किया, जो भी हमारे इंटरनेशनल रूल्स हैं, भारत सरकार साइन करके फार्मर का डिक्लेरेशन पे आई है, जिसका भी हम चार्टर बनाने जा रहे हैं। सोमपाल जी से बात हो रखी है मेरी, अगले 22 तारीख, इस 22 को नहीं अगली 22 को हम एक सेशन रखने चाह रहे हैं कि हम एक चार्टर बनाए फार्मर का। उसके अंदर एनवायरमेंट और फार्मर को जोड़ते हुए ये जो अर्थ शूट डे का कंसेप्ट लेते हुए, क्योंकि मारवा गोल यही कह रहा है कि रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन। हम रेस्पॉन्सिबल ही नहीं कंजप्शन के लिए, हमारी मर्जी से हम खा रहे हैं। मतलब आप देखो, जिसके पास धन है, ये जो बात घनश्याम जी और रूपचंद जी ने जो बात उठाई नहीं, ये बड़ा सवाल बनता है कि जिसके जेब में डॉलर है वो मस्ती कर रहा है। अब हम सारा कुछ कर जाए। अगर मेन बात, मैं इसलिए इस पे ज्यादा इस पे केंद्रित रहता हूँ, इनको मेरे ग्रुप को पूरा का पूरा इन्हीं मुद्दों पे लाता हूँ, इस बात के लिए लाता हूँ कि हमारी लाइफ लाइन है एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर नहीं रहेगी तो हमारा ये जो भी अर्थ शूट डे तो खिसकेगा ही खिसकेगा। 27 जुलाई क्या, ये तो हो सकता है दिसंबर ही पहुंच जाए, 1 महीने में ही हम अपना खा पी के पूरी पृथ्वी खाली कर दें। ये सारी बातें रेस्पॉन्सिबिलिटी के नाम। जनसंख्या में चीन और भारत, इसलिए भारत में हमारी पंचायत यूनिवर्सिटी की बात पे करते हैं, तो ये मेन हमारा 5-4 गोल हमारा पहला सब्जेक्ट है। और ह्यूमन राइट का जो है डिक्लेरेशन वगैरह हो रखे हैं वो भी है। इस तरीके से एनवायरमेंट सारे, और ये इसमें जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो एनवायरमेंट के कई साथी इसमें हैं, पंजाब के साथी हैं, आपके डॉक्टर साहब हैं, ये इंटरनेशनल हस्ती हैं, ये सारे एनवायरमेंट से जुड़े हुए। ये सारी अवेयरनेस के बावजूद आम लोग इस बात को सुनने को ही राजी नहीं। अब जैसे वीरेश जी ने कहा, हम 300-400 आदमी हो तो क्या हो, कितनी अच्छी बातें लोगों ने कही। हमने भी 6 दिन तक कलेक्ट करके डेटा किया कि भाई कौन सी मछली कब खाएं, कब नहीं खाएं, कौन सा जानवर खाएं, उसको प्रजनन तो करने दो, अब आप उसको धोए रख रहे हो कितने दिन तक। और साथ ही अब जो टाइम हमारा काफी नजदीक हो रहा है, मेरे साथ में एक सिंह करके जुड़े हुए हैं, वो कोई बात रखना चाहें, सुदीप जुड़े हुए हैं और शेर सिंह जी जुड़े हुए हैं, राधा जाट के नाम से। ये 4 ID मेरे सामने है। और कोई साथी हो तो अपना माइक खोलें और अपनी बात को रखें, फिर हम समाप्त कर देंगे इसको। क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हाँ सिंह साहब बोलिए। हाँ जी, नमस्कार सर जी। ते हम तो ये बात रखना चाहते हैं कि जो आप इस स्थिति में लोगों को अब अवेयरनेस करने का हम इस ग्रुप से माध्यम से कर रहे हैं कि जैसे आप बोल रहे थे कि एग्रीकल्चर को लाइफलाइन के तौर पर लेकर चलेंगे, तो इसको पब्लिक में कैसे लेकर जाएं, इसके बारे में हमें डिस्कस जरूर करना चाहिए कि ये जो एजेंडा है, ये लोगों का एजेंडा कैसे बने कि एग्रीकल्चर लाइफलाइन है। क्योंकि अभी तक जो सरकारों का जो ध्यान चल रहा है वो तो इस पर चल रहा है कि इसको उद्योग कैसे बनाया जाए, एग्रीकल्चर को प्रॉफिट का धंधा कैसे बनाया जाए। इस पे मतलब जो पहले भी बात आई थी कि सभी पर टैक्स लगाकर खाने पाने बड़ी चीजों को इसमें ला रहे हैं, ये एसेंशियल कमोडिटी के तौर पर। अगर लाइफलाइन पर ही मतलब इस तरह का होगा तो हम इस लाइन को अगर प्रॉफिट वाली समझेंगे तो मेरे हिसाब से इसको ठीक करना मुश्किल होगा। इसके बारे में हम मतलब जरूर बात करें कि इसको अगर हम लाइफलाइन समझते हैं तो इस पे इस तरह की नहीं, जैसे पहले भी आया था कि जो जीने के लिए हर एक को पर्याप्त मात्रा में कैसे मिले, इसके बारे में हमें कोई अगला एजेंडा तय करना चाहिए। जैसे खाने का एजेंडा हम बना रहे हैं ना कि अमीर खाता है, तो फिर उसकी अमीरी पर भी कोई हमें मतलब पैमाना तय करना चाहिए कि कितना धन कोई व्यक्ति
अपने पास रख सकता है, इसके बारे में भी डिस्कस होना चाहिए। धन्यवाद। शुरू में सिंह साहब डिस्कशन यही चला था कि जिसकी जेब में धन है, आज का जो दिन है ना 27 जुलाई 2023 को पूरी पृथ्वी का संसाधन ये मानव खा जाएगा। उसके बाद के हम इधर उधर के बांटेंगे, जो कई देशों को बेचारे जो कम खा रहे हैं या उनके पास दिसंबर का कोटा है वो हम खाएंगे। ऐसे हम दूसरों का माल खाएंगे। किस लिए खा रहे हैं? कि पैसे के, और इसलिए इंडस्ट्री बढ़ रही है। जब हमें ये पता लगेगा, अवेयरनेस यहाँ से शुरू करनी पड़ेगी कि ये अर्थ सूट दे कोई गला है जिस दिन पूरी धरती का माल तुम हजम कर जाओगे। अब ये हजम हो गया माल, 27 जुलाई को ये खत्म हो गया माल, पूरा धरती का माल जो कानून इन्होंने जो डेटा बढ़ा रखे हैं वैज्ञानिकों ने, खत्म हो गया। अब इसके बाद में किसका खाएंगे? कि कुछ देश है, चाड है, दूसरे वो दो है, दक्षिण अफ्रीका के देश है, वो बहुत कम खाते हैं। अब ये दूसरे वाले कैसे खा रहे हैं? जैसे कतर फरवरी के बाद में फ्री में खा रहा है, वो इसलिए खा रहा है कि उसके पास पैसे है, डॉलर है। यही बात आज का जो टॉपिक है ना, वो अहम टॉपिक वहीं जाके टिक रहा है कि हम इस लाइफ लाइन को समझें कि माल खा के हम कर रहे हैं। फुटप्रिंट जो है वो बहुत ही गलत है तुम्हारा। बायो कैपेसिटी इस पृथ्वी की है, उससे 1.7 टाइम पृथ्वी चाहिए आज की तारीख में। हमें 1.25 पृथ्वी के अंदर जिंदा रह सकता है ये प्राणी, लेकिन आपस में क्या है कि डॉलर वाले बांट बूट के खा लेते हैं। कई बेचारे जो है वो जो दिसंबर वाले देश है उनका ये खा रहे हैं, जुलाई वाले कई मार्च में ही खत्म कर रहे हैं। ये शुरू में इसलिए किया था, इसी बात को लेकर के चले। सुधीर भाई अपनी कोई बात रखना चाहे तो, राधा जाट है। सुधीर अपना माइक खोलिए और अपनी बात को रखिए। चलो, राधा नाम जाट नाम से आईडी जो है वो। हाँ नमिता जी कुछ कहना चाह रहे हैं संक्षेप में? मैं ये बोलना चाह रही थी कि जो लोग समझते हैं इसको ओवरशूट डे के मतलब से कि वो जल्दी खा जाते हैं, इसका मतलब नहीं। अनाज तो वो हमसे ज्यादा पैदा करते हैं, अमेरिकन कंट्रीज हमसे ज्यादा पैदा अनाज करते हैं, तो खेती तो हमसे ज्यादा बड़े बड़े लैंड है उनके पास तो, लेकिन वो सप्लाई भी करते हैं। पर जो कवर एरिया है वो बेसिकली ये जो लिंक है इससे फूड प्रिंट से रिलेटेड है कि आप कितना कार्बन उत्सर्जित कर रहे हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी इसमें मेन मुद्दा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है हमारी इकोनॉमिक में, तो उसका भी मेन मकसद है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का बहुत ज्यादा कार्बन उत्सर्जन है और उससे जो प्रोडक्शन कर रहे हैं हम, उसमें भी कहीं ना कहीं हमारी धरती का ही दोहन हो रहा है कि अपने पैसे बनाने के, वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करता है। केवल हम ये प्रोडक्शन से ही ना लें कि जो अनाज पैदा कर रहे हैं वो सफिशिएंट, बिल्कुल इसमें ये तो क्या इजी वे में लोगों को जो इजी वे में समझ में यही बात आती है कि कहीं ना कहीं धरती में एक चीज कम है, फिर वो चीज उस हिसाब से है। अब रूपचंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कहिए, फिर मैं सुधीर भाई और राधा जाट और हरलाल जी। सोशल फॉरेस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट आया था वो इसी के तहत आया था कि सोशल फॉरेस्ट्री में हमें अपना फॉरेस्ट एरिया बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं हम सोशल फॉरेस्ट्री को भी इसमें इंडल्ज करें अपने यहाँ। बिल्कुल। हाँ रूपचंद जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं जो कहने जा रहा हूँ कि यूएस और यूरोपियन वालों ने अफ्रीका के सारे एग्रीकल्चर लैंड खरीद रखे हैं। प्रोडक्शन तो अफ्रीकन इकोलॉजी के मुताबिक हो रही है। अब इवन हमारे अंडानी ने भी मोज़ाम्बिक में लैंड ले रखा है। इसका मतलब प्रोडक्शन जो करेगा अफ्रीकन लैंड और इकोलॉजी उनकी यूज होगी और प्राप्त हम कमाएंगे। इसका मतलब ये है कि मनी होल्डर जहां मर्जी प्रॉपर्टी बनाए, जहां मर्जी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करे और आप प्रोडक्शन बताता अपने नाम। एक बात तो जी आगे, अगर हम ये मानते हैं कि कारपोरेट जो है वो अपना सब कुछ बैलेंस करके चलता है, तो इसका मतलब कि सबसे प्रॉब्लम खड़ी करने वाला तो गरीबी है ना। एक बात, इसका मतलब 80 करोड़ लोग जिनको 5 किलो राशन मिल रहा है, जो खाने को लाचार हैं, बताओ उनका लाइफस्टाइल कैसे गड़बड़ी कर रहा है, ये तो बता दो कोई। जो खाने के लाचार, उनका लाइफस्टाइल क्या गड़बड़ी कर रहा है। इसका मतलब जब हम इस पर आते हैं कि कंजम्पशन रिपोर्ट करो, सबको इक्वलाइज कर, जैसे यूएन देता है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहा कि लाइफ है ना, वो लाइफ लिव फॉर एनवायरनमेंट, वो जो है वो सारा ये बताता है कि उसमें जो हायर कंजप्शन वाले हैं, जिनके पास प्राइवेट जेट्स हैं, प्राइवेट जासट हैं, और वो अपनी जो स्पेस टूरिज्म चला रहे हैं,
उनको हटा करके वो एलिगेशन लगा देते हैं कॉमन मैन पे कि तुम अपने आप को सुधार करो, जिनको आगे है ही कुछ नहीं खाने के लिए। इसका मतलब मेरी बात ये है, रिक्वेस्ट है कि ये कि जो ग्लोबल प्रॉब्लम है इसको तब हल किया जा सकता है अगर इसको वो जो वेल्थ टैक्स, जैसे अभी रिसेंटली डाटा आया है कि अगर वर्ल्ड में इनकम टैक्स बंद करके वेल्थ टैक्स लगा दिया जाए तो दुनिया की कई चीजें जो है वो पूरी की जा सकती है, इनको हल भी किया जा सकता है। इसका मतलब ये एक नया इंफॉर्मेशन है कि वेल्थ टैक्स टाइम काफी हो रहा है। राधा जाट, कुछ क्या आप कहना चाहेंगे? आपकी आईडी राधा जाट से बोली। हरलाल जी बिश्नोई अपनी बात को कोई रख दीजिए, फिर मेरे ख्याल से सुधीर भाई माइक खोल नहीं रहे, फिर अपने वाइंड अप करेंगे। हाँ जी, बोलिए राधा। हाँ, परिचय भी दे दीजिए आप। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, बहुत बढ़िया विषय लिया सर आज आपने। तो वाकई मतलब जो आंखें खोलने वाला आज का विषय था। मतलब पहले तो मैं सब बहुत धन्यवाद देता हूँ जितने भी जो आज जानकारी दी। रामनारायण जी मध्य प्रदेश से है, आपके पास कोई आइडिया? मेरे पास 2 मोबाइल चल रहे हैं, हमारा हाँ ठीक है, तो उसमें बिजी है मैं हूँ तो चलो ठीक है। हुआ कि पहली बात तो ये जो आज आपने जो है उस डे जो बताया है, ये पूरे मध्य प्रदेश में दूसरे प्रदेश की तो मालूम नहीं, लेकिन 0.1% भी लोगों को मालूम नहीं। मतलब हम लोग 6 महीने में ही भोजन करते थे, 6 महीने दूसरों पे हाथ रहते थे, ये मेरे जैसों को भी आज मालूम पड़ी, जबकि मैं इसका मतलब एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा मानता हूँ। ये मालूम था कि भाई ठीक है ऊंचा नीचा, ये मेरी ठीक है। तो प्रदेश सरकार या जो मेन सरकारें क्या कर रही है, जैसे मैं आज उदाहरण बताऊं, हमारे क्षेत्र के अभी परसों दिन बहुत बड़ा एक बम फूटा है। 40,000 हेक्टेयर जमीन जो है वो इसमें जो है मास्टर प्लान में ली है, जिसमें कम से कम 70 गांव है और ऐसी जमीन है जो बिल्कुल जिसमें हमारे घाटा बलौद के सराउंडिंग क्षेत्र में पीतमपुर, इंदौर और धार के बीच में जहाँ सबसे बेस्ट जो है वो 18-18, 20-20 कुंटल गेहूं होते हैं उस क्षेत्र में। ऐसी मतलब जहाँ प्याज, लहसुन, सोयाबीन और ऐसी जमीनें जिनकी आज 2-2 करोड़ रुपए बिका है, वो सरकार जो है पूरी जो है वो उसमें मास्टर प्लान में ले रही है। 40,000 हेक्टेयर जमीन किसको बोलते हैं, मतलब एक आंकड़ा बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो एक तरफ तो इंडस्ट्री के लिए तुम ये जमीनें ले रहे हो, खेती के लिए कोई बात ही नहीं। आज हम लोग जो है ये जो चर्चा हो रही है कि हम 6 महीने में ही भोजन हमारे पास नहीं मिलेंगे, तो क्या फिर इंसान को खाएगा क्या? जैसे कुत्ती जब भूखे मरती है और जब वो बच्चे देती है तो उसमें 8-10 बच्चे में से 2-3 खा जाती है, वो भूख लगती है उस समय उसको खाने को भोजन होगा तो वो नहीं खाती, लेकिन उसके अपोजिट यदि वो नहीं होता उसके पास तो 2-3 बच्चे खा के अपना पेट पोषण करती है। तो हमारे देश में इस तरह से जो है सरकारें क्या नींद में सो रही है या जो है बिल्कुल चुपचाप बैठी है कि जो है 6 महीने में सो मिलता है, 6 महीने बाद बिल्कुल भूखे मरेंगे, तो ये क्या कर रहे हैं? आज बिल्कुल हिंदू मुस्लिम जो है वो मंदिर मस्जिद इसमें उलझी पड़ी है, जहाँ देखो वहाँ यही नौटंकी चालू है। तो हम लोग ये सरकार की तरफ से भी कहीं ना कहीं गाँव तक ये योजना हमारी जानी चाहिए, छोटे-छोटे घर में छोटे-छोटे लोगों को, छोटे-छोटे आदमियों को। ठीक है रामनारायण जी, अब थोड़ा समय कम हो रहा हमारे पास में। हरलाल जी और डीपी सिंह जी 2 है बोलने वाले और टाइम हो रहा काफी। हाँ, फिर कभी अपन लेंगे इसको, लंबी डिस्कस करेंगे क्योंकि आज हरलाल जी बोलिए, हरलाल जी बात रखिए अपने। जी बिल्कुल। हाँ जी, सबको राम राम। आज बहुत अच्छा टॉपिक और सबने अपने विचार रखे। एक मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि भाई इसको पॉलिटिशियन पे लाए, ये भी पूछे सरपंच से, एमएलए से, एमपी से कि आप एनवायरमेंट का क्या कर रहे हो। तो ये एक साथी ने बहुत अच्छा विचार रखा। मैं प्रोफेसर साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये बात जब आम हो जाएगी कि आप एनवायरमेंट में क्या कर रहे हो, किसानों के लिए क्या कर रहे हो, तो ही इसमें कुछ अपने इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे, स्पेशली भारत में। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। ज्ञानी जी ने कहा था ये पूरे जी जान से अंतर्राष्ट्रीय हस्ती है, ये अंतर्राष्ट्रीय अवार्डी है ये, और अब पूरा जीवन इन्होंने इस पर समर्पित किया। डीपी सिंह साहब आप यूपी से हैं, बोलिए अपनी बात को, फिर समअप करते हैं क्योंकि लंबा सेशन कोई सुनता नहीं है। फिर तो एक आदमी ने कहा मुझे एक वीडियो आपके लंबे बहुत आते हैं, मैंने कहा यार देखो लोगों को सबको बोलना मौका देना चाहिए। हाँ डीपी सिंह साहब कुछ बात रखना चाहेंगे आप? चलो ठीक है, फिर मैं सेशन को अब यहीं समाप्त कर रहा हूँ। अगले संडे
किसी विशिष्ट घटना और विशिष्ट बात को लेकर के हम मिलेंगे और इस बदलाव पूरी दुनिया के हम 3 प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के कंसेप्ट पर जो लगातार 6 दिन हमारा ट्विटर पे प्रोग्राम चलता है शाम को 7 मई पर, और एक हम संडे के लेवल पर चलते हैं जो शेडो कैबिनेट पे है, सरकार को काउंटर टू काउंटर कर रहे हैं। एक मंथली है जो सामाजिक सहकार के नाम से चलते हैं, जो 22 हर महीने की 22 तारीख को हम कहीं न कहीं जाते हैं और अपना अवेयरनेस कंसेप्ट जो है देते हैं। ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत, साथ ही इसके हमारे वीडियो जो हैं वो अपलोड होते हैं। ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत नाम से हमारा चैनल है। आप सभी के आने का धन्यवाद। इसको आप सब्सक्राइब करें तो लोगों तक आगे बात पहुंचेगी। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।